हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीटी 365 की सीरीज में। तो पिछले 5 वीडियो में हमने पॉलिटी के जो पीटी 365 का करंट अफेयर्स थी उन्हें कवर किया था। इस वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें इकोनॉमी की पूरी 365 को कवर करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी में पीटी 365 का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और स्पेशली इकोनॉमिक्स के लेकर। तो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण रहता है यूपीएससी के लिए। तो इसमें हम साथ साथ इसमें बेसिक्स भी कवर करेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम में थोड़ा बेसिक्स की दिक्कत रहती है। तो बेसिक्स के साथ साथ सारे के सारे की टर्म्स जो होते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो पहला जो स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक वो होता है बैंकिंग और मौद्रिक नीति से है। तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वैसे भी बेसिक्स में जो होता है इकोनॉमी में सबसे मेन टॉपिक यही होता है और इसी का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। उससे पहले इसमें बुकलेट में एक पेज दिया हुआ है जिसमें लिखा है ब्रीफ ग्लांस एट इंडियन इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय टाइप का दिया हुआ है, इसे देखते हैं। तो जैसा कि कुछ डाटा है इसमें कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है। किस हिसाब से? नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम क्या हैं? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन क्रय शक्ति के परचेजिंग पावर के हिसाब से देखे जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक तो नॉमिनल जीडीपी, हमें की टर्म समझनी है कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत पांचवें स्थान पे है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? अब जीडीपी तो हम जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट होता है। उसके बाद क्रय शक्ति वाला देखें तो क्रय शक्ति की क्षमता मतलब व्यक्तियों की खरीदने की जो क्षमता होती है, तो क्रय शक्ति, क्रय करने की क्षमता, उसके हिसाब से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला कौन सा है? चाइना है, दूसरा यूएसए। तो नॉमिनल जीडीपी को समझते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी को कुछ एग्जाम्पल पहले एक लेते हैं कि मान लेते हैं कि पूरे देश में केवल दो चीजों का ही उत्पादन हो रहा है। एक हो रहा है चावल का उत्पादन, दूसरा हो रहा है गेहूं का उत्पादन। केवल दो ही चीज का उत्पादन होता है मान लो पूरे देश में। अब हुआ क्या? मान लो 500 केजी का उत्पादन होता है चावल का और 300 केजी का उत्पादन होता है गेहूं का। अब चावल का रेट चल रहा है 50 और गेहूं का रेट चल रहा है 40। तो अब चावल का जो कुल मूल्य आ गया है भारत में वो 25,000 मानते हैं आ गया है। और गेहूं का कुल मूल्य कितना हो गया? 12,000, क्योंकि 300 किलो पैदा हुआ है, 40 का रेट चल रहा है, तो कितना हो गया? 12,000। तो अब 25 और 12,000 को जोड़ देंगे, 37,000 हुआ। तो नॉमिनल जीडीपी यही होती है। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ है? टोटल बस जोड़ देते हैं। पर क्या इसमें ये देखा कि पिछली बार क्या था रेट और पिछली बार क्या था, उससे कितनी महंगाई बढ़ी है, मतलब कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है, घटा है? इन चीजों को हम कंसीडर करते हैं? तो इसमें नहीं कंसीडर करते। इस वजह से ही जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो मुद्रास्फीति को नहीं दिखाती है, मतलब इन्फ्लेशन हम इससे नहीं जान सकते कि महंगाई कितनी बढ़ी और घटी। तो यह इसलिए यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को नहीं दिखाता है। अब एक होता है रियल जीडीपी। अब नॉमिनल तो समझ में ही आ गया कि कीमतें बदलने का असर इसमें शामिल होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि इस वर्ष अभी 50 का रेट चल रहा था, अगली बार हो सकता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा महंगाई बढ़ जाए, 50 का 52 रुपए हो सकता है या 48 भी हो सकता है। तो नॉमिनल जीडीपी उसी हिसाब से मानते हैं 37,000 है, 38 हो जाएगी या 36,000 हो जाएगी। तो नॉमिनल जीडीपी में चेंज आएगा सीधा सीधा। इसमें मुद्रास्फीति का असर मतलब मुद्रास्फीति है उसके अनुसार ये बढ़ता घटता रहता है, पर उसे कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब उस हिसाब से इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं किया जाता है। जबकि रियल जीडीपी तो रियल तो तब निकलेगी जब महंगाई को अलग रख देंगे। तो मुद्रास्फीति को हटाकर असली उत्पादन जो असली हुआ है, क्योंकि क्या ये 37,000 है इतना रियल है? ये नहीं रियल है। हो सकता है ना उत्पादन पिछली बार भी 500 ही हुआ हो और 300 ही हुआ हो, लेकिन पिछली बार रेट चल रहा था मान लो 35 रुपए और 45 रुपए, तो जीडीपी का कमाई मान लेते हैं 30,000 आई, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 30,000 आई। तो ये क्या रियल जीडीपी थी? नहीं। तो ये जीडीपी रियल नहीं है क्योंकि ये महंगाई के साथ कम ज्यादा बढ़ रही है। जबकि रियल में तब आएगी जब मुद्रास्फीति को हटा दिया जाएगा। तो रियल जीडीपी हमें समझ में आई और नॉमिनल जीडीपी समझ में आई। कीमतें बदलती हैं इसमें मुद्रास्फीति के कारण। तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं अमीर हो गया क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं। तो चीजें महंगी हो गई हैं इस वजह से अमीर हो गए, ना कि रियल में हुए हैं। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में यही अंतर है। तो हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अंतर समझा। उसके बाद दूसरा इसमें है कर संग्रह। तो प्रत्यक्ष कर जो है इसमें बताया गया है, जो प्रत्यक्ष कर है वो भारत के कुल राजस्व का 56.72% है। तो 56.72% कैसा टैक्स है?
डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है। जबकि इसके बाद मतलब इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स में भी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स सबसे ज्यादा इनकम टैक्स है, व्यक्तिगत कर जो है। उसके बाद क्या है? दूसरा सबसे ज्यादा जो कर है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, व्यक्तिगत कर के द्वारा। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या हुआ? जो निगम कर या फिर जो कंपनी होती है, कंपनी, उन कंपनी को वार्षिक जितना फायदा हो रहा है उस पर जो टैक्स लगता है उसे ही कहते हैं कॉर्पोरेट या निगम कर। उसके बाद तीसरा डाटा दिया हुआ है अवसंरचना के लिए। तो एशिया में सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चाइना का है। जबकि रेल नेटवर्क में हमारा स्थान कैसा है? पहला है। तो दो डाटा समझ में आए। मतलब रोड जो है, रोड में हमारा स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। जबकि रेल में हमारा स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। तो ये हमें समझ में आया। उसके बाद इसमें जो डाटा दिया है संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में, तो देखते हैं पहले संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो जैसे कि अभी एक कॉर्पोरेट टैक्स का नाम आया था, तो कॉर्पोरेट टैक्स हमने देख ही लिया। कॉर्पोरेट टैक्स वो है प्रत्यक्ष कर है। एक तो देखा था इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि ये भी सीधे लाभ पे लग रहा है। पर किसके लाभ पे? कोई कॉर्पोरेट मतलब कंपनी हो, निगम हो, उनके फायदे पे लग रहा है। चाहे उनकी आय से फायदा हो, चाहे उन्हें लाभ किसी तरीके का हो, चाहे उन्हें कैपिटल गेन्स हो, कुछ किसी भी तरीके का फायदा होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। क्या कॉर्पोरेट टैक्स केवल घरेलू कंपनियों पे लगता है या फॉरेन पर भी लगता है, विदेशियों पे भी? तो कॉर्पोरेट टैक्स सभी प्रकार की कंपनियों पे लगता है। जो देश में पंजीकृत हैं उन पे भी, नहीं भी पंजीकृत हैं पर भारत से क्या है, आय को ले रही है, आय अर्जित कर रही है, उन पे ये कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दरें क्या चल रही हैं? तो घरेलू अगर डोमेस्टिक कंपनी का देखें तो 25 तक घरेलू कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स 22% है। हालांकि इनमें छूटें मिलके ये कम ज़्यादा होता रहता है। 22% के आसपास अभी चल रहा है। अगर एग्जैक्ट डाटा पूछेगा तो 22% कॉर्पोरेट टैक्स है। और विदेशी कंपनियों में कितना प्रॉफिट पे लगता है? 40% लगता है। तो व्यक्तिगत पे लगभग डबल ही है, 22 का 40 हो जाएगा। तो 22% घरेलू है, विदेशी पे हो। तो कॉर्पोरेट टैक्स पे सरकार फिर छूट भी देती है, तो कई सारे आए। अगला जो डाटा हमने देखा था वो था संरचनात्मक परिवर्तन पे लेकर। तो कुछ संरचना में परिवर्तन हुआ है, उसमें डाटा चेंज हुआ है। तो पहले हमें समझना है स्ट्रक्चरल चेंज क्या होते हैं, संरचना में चेंज क्या हो सकते हैं। तो इसे सबसे आसान है कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखते हैं कि पहले एक रामू काका हुआ करते थे, वो खेती करते थे और हर साल अपने बैलों से हल चलाते थे और खेती करते थे। कुछ समय बाद उनके गांव में एक फैक्ट्री खुल गई ट्रैक्टर की, और वहां पे उन्होंने नौकरी कर ली। उनकी संरचना में चेंज आया है उनके एरिया में। मतलब पहले कृषि होती थी, अब इंडस्ट्री लगी, उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन। फिर उन्होंने इंडस्ट्री में काम करते करते सोचा क्यों ना अपना कैफे खोल लें। तो उन्होंने एक शहर में मॉल में जाकर एक कैफे, रामू कैफे, खोल लिया। तो ये सेवा में पहुंच गया। तो कृषि से उद्योग, उद्योग से सेवा चेंज। तो इस संरचना में चेंज हुआ कि नहीं, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। तो इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब संरचनात्मक जो परिवर्तन है उस पर क्या डाटा आया है। तो इसमें यह कहा है कि रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है और उत्पादन में भी संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। तो रोजगार में क्या हुआ है? तो डाटा पिछले 50 साल का लिया गया है। तो 1970 में 73.9% लोग कैसे हुआ करते थे, जो कृषि से रोजगार ले रहे थे। मतलब लगभग लगभग 74% लोग। देखो यहाँ पे भी 70 है और यहाँ पे भी 70 के आसपास, तो ऐसा कुछ याद कर सकते हैं कि कृषि में 1970 में लगभग 70% से ज्यादा, मतलब 73-74% लोग रोजगार प्राप्त कर रहे थे। जो कि 2022-20 में डाटा कितना हो गया? 42% है। 20 तक का डाटा है। तो 2020 में ये डाटा कितना हो गया है? 42% हो गया। मतलब जो कृषि में लोग रोजगार प्राप्त कर रहे थे वो कृषि को छोड़ के चले गए रामू काका की तरफ। अब वो किधर चले गए? इंडस्ट्री और सेवा में। तो जैसे इंडस्ट्री में देखें, उद्योग में, तो पहले 1970 में केवल 11% लोग, 11.3% लोग हुआ करते थे जो इंडस्ट्री में काम करते थे। अब वो कितना प्रतिशत हो गया है? 24% हो गया है। ऐसे ही सेवा क्षेत्र को लेते हैं तो 14.8% लोग ऐसे हुआ करते थे जो सेवा सेक्टर से जुड़ा करते थे। सेवा मतलब सर्विस, जैसे कि जियो में प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, या फिर क्या है, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो सर्विस में सेक्टर में आजकल ज़्यादा लोग लगे हैं। तो सर्विस सेक्टर में लगभग डबल हो गया है पिछले 50 वर्षों में। तो 14.8 से 30.7 पे पहुंच चुका है रोजगार। किसमें? संरचना में चेंज होने की वजह से। उसके बाद उत्पादन क्षेत्र में देखें तो उत्पादन मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उत्पादन क्षेत्र में देखें तो हिस्सेदारी कितनी है?
पहले 42% हुआ करती थी, मतलब भारत में जितना उत्पादन हो रहा था उसमें कृषि क्षेत्र का ही सबसे ज्यादा हुआ करता था, 42। अब वो रह गया है केवल 15% पूरे उत्पादन क्षेत्र का, जबकि इंडस्ट्री का 24 से 25 हो गया है। सेवाओं का देखें तो सेवाओं का उत्पादन कैसा हुआ है, काफी बड़ा है। तो 34.5 से हुआ करता था, अब कितना हो गया, 55.3 हो गया है। तो 42 से कृषि का काफी गिरा है, आधे से भी कम हो गया है। तो 42% उत्पादन में हिस्सेदारी हुआ करती थी, वो 15 रह गई है। तो इसमें डाटा दिया है। अगला है भारत का बाह्य और विदेशी ऋण। तो इसमें एक डाटा बताया गया है कि भारत का विदेशी जो ऋण है, हमने मतलब भारत ने अमेरिका वगैरह से जो विदेशों से ऋण ले रखा है, वो ऋण कितना है। तो मान लेते हैं अमेरिका वगैरह से सारे देशों से हमने जो ऋण लिया है वो है 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बिलियन डॉलर में है। तो जिसमें से 541 जो लिखा है वो है दीर्घ अवधि ऋण। अब सोचो, दीर्घ अवधि ऋण अच्छा होता है कि खराब होता है। तो दीर्घ अवधि का ऋण है, मतलब वो हमें तुरंत नहीं चुकाना है, कई सालों में चुकाना है, तो ये ऋण अच्छा माना जाएगा। तो भारत का अधिकांश ऋण कैसा है, दीर्घ अवधि ऋण। फिर देखते हैं भारत का विदेशी ऋण भंडार, जो विदेशी ऋण है वो जीडीपी का कितने प्रतिशत है। तो जीडीपी का 19% था 2023 में, पर दो अभी आके वो घट के 18.7% हो गया है, मतलब घटा है। ऋण, जीडीपी का ऋण परसेंटेज घटा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तीसरा घटक है कि अमेरिकी डॉलर, जो हमने ये ऋण लेके रखा है, उस ऋण का 53-54% के आसपास, 63.8% के आसपास अमेरिकी डॉलर में ही है ऋण। उसके बाद रुपए में है, उसके बाद येन में, मतलब ज्यादा ऋण किसमें, डॉलर के रूप में हमने ले रखा है। तो ये हमने पहले पेज को देखा जिसमें कुछ डाटा दिया था। अब जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो हुआ क्या है पहले आर्टिकल में, कि बताया गया है कि रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के लिए एक अध्ययन किया है। तो रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति संचरण, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इसका क्या मतलब हुआ, मौद्रिक नीति सरकार, मतलब आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है। आरबीआई क्या बनाती है, सीआरआर, एसएलआर और सारी चीजें, मुद्रा को कैसे समन्वित किया जाए, ये सारा चीज डिसाइड करती है। अब उसका क्या प्रभाव समाज अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, कैसे प्रभावित करेगा, इसकी जांच करी गई है इस ट्रांजिशन में, ट्रांसमिशन में। तो इसके बारे में है, तो हम इसे पहले समझते हैं एग्जाम्पल और आसानी भाषा में। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो मौद्रिक पॉलिसी जो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, केंद्रीय बैंक जो अपनी अपनी कौन सी, आरबीआई, जैसे आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीतियों में बदलाव का असर। अगर कोई मौद्रिक नीति में बदलाव हो रहा है, मान लो पहले ब्याज दर 1% थी, अब वो 1 से 0.8% हो गई है, तो ब्याज दर कम हो गई, लोग लोन ज्यादा लेंगे कि नहीं, सस्ता लोन मिलेगा। तो ऐसे ही कई सारे परिवर्तन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति पर का परिवर्तन। तो इनका असर अर्थव्यवस्था पे कैसे पड़ेगा, बाजार पे कैसे पड़ेगा, उपभोक्ताओं पे कैसे पड़ेगा, और कितना जल्दी पड़ेगा, ये सब का अध्ययन किया जाता है मौद्रिक नीति प्रसारण में। जैसे कि केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में कोई बदलाव किया जाता है, जैसे रेपो रेट का, तो उसका बदलाव मार्केट में क्या होगा, अब रेपो रेट को चेंज किया है तो लोन सस्ता बैंकों को मिल रहा है, मान लेते हैं बैंकों को आरबीआई सस्ता लोन दे रहा है, तो बैंक क्या करेगी, सस्ता लोन लोगों को देगी। तो ऐसा क्या बदलाव हो रहा है। ऐसे ही बैंकों के लिए उधार धन की लागत में बदलाव अगर आरबीआई करती तो क्या प्रभाव होगा। ऐसे ही निवेश खर्च, इन सारी चीजों में क्या क्या बदलाव होंगे, उन सबको इस डाटा में देखा गया है। अब मौद्रिक नीति के बारे में ये हमने देख लिया कि क्या इस प्रसारण का मतलब है। अब देखते हैं इसमें मौद्रिक नीति, ये पूरा हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है मौद्रिक नीति संचरण। इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर वेरिएबल में कोई चेंज आता है, चरों में, तो क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति। तो आरबीआई मौद्रिक नीति चूंकि बनाती है, तो कैसे, कोई अधिनियम वगैरह है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 में, वर्ष 2016 में संशोधन कर आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार दिया गया था। मतलब आरबीआई को जो मौद्रिक नीति बनाने का अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है विधि के द्वारा। तो वो 1934 के अधिनियम के द्वारा आरबीआई उस टाइम बनाई थी, 2016 में उसमें संशोधन किया गया, तो इसे वैधानिक आधार दे दिया गया है।
ये चेंज हुआ था। उसके बाद अब भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क, तो केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से क्या करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करता है। तो बैंक सरकार क्या करती है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई। पर सरकार लक्ष्य तय कर देती है, सरकार का काम ही है लक्ष्य तय करना। तो सरकार जो सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता जो खरीदते चीजें हैं, वस्तुएं, सेवाएं, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति है उसका लक्ष्य, ऐसे सरकार कह देगी कि भाई 4 से 6% से बीच में ही मुद्रास्फीति रहनी चाहिए, या 2 से 8% के बीच में, एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तो सरकार ऐसा लक्ष्य तय कर देती है, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। हालांकि इसमें परामर्श तो आरबीआई ही देता है। अब जैसे भारत में अभी क्या है कि लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्य है, तो आरबीआई ने को मार्च 2026 तक, सरकार ने अभी कह रखा है 2026 तक, मार्च तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास ही रखा जाए। इसमें 2% कम ज्यादा हो सकता है, तो 2 से 6% के बीच में ही आरबीआई मुद्रास्फीति को रखेगा। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई बढ़ने की जो दर होती है। तो महंगाई कितनी, मान लो 100 रुपए की चीज है, वो 100 रुपए की चीज 101 हो जाए, 102 हो जाए, इतना ही हो बस। इससे ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, या ज़्यादा सस्ती हो जाएगी तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्य है। अब इसमें एक दो उपकरण दिए गए, एक क्वालिटेटिव टूल्स, मतलब मौद्रिक नीति तो आरबीआई बना रही है, 2016 में उसे आधार दे दिया गया था। पर जो मौद्रिक नीति है उसमें दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी मतलब मात्रा, और एक होता है क्वालिटी वाले, तो क्वालिटी मतलब गुण, गुणात्मक। तो ऐसे याद कर लेना, क्वांटिटी मतलब मात्रा देखी जाएगी, मात्रा नंबर्स में देखी जाती है। तो नंबर्स में जैसे सी आर आर, एस एल आर, आर एफ ओ रेट, ये नंबर होते, तो ये मात्रा दिखाते कि भाई 1% कम कर दिया, 2% ज्यादा कर दिया, 500 रुपये इधर चला गया, 500, मतलब ये सारी चीजें मात्रा में दर्शाई जाएंगी। पर एक होता है क्वालिटी, क्वालिटी गुड होगा, इसमें नंबर नहीं चलेंगे, इसमें सीधा और दूसरे उद्देश्य होंगे, जैसे प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाएगी, नैतिक दबाव बनाया जाएगा, ये हम हालांकि अभी देखेंगे। उसके बाद एक टर्म है, पहले ये समझते हैं मौद्रिक नीति के प्रकार, तब वो समझेंगे। तो मौद्रिक नीति के प्रकार, दो तरीके की मौद्रिक नीति होती है। एक एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशनरी, विस्तारक, विस्तारक मतलब फैला हो रहा है, विस्तारक मौद्रिक नीति। दूसरा है संकुचनकारी, संकुचन का मतलब क्या हुआ, सिकोड़ना, तो संकुचन करना। तो कॉन्ट्रा जो कॉन्ट्रैक्टनरी होता है वो मौद्रिक नीति है, आएगी संकुचनकारी वाली आ जाएगी। तो विस्तारक देख ला और संकुचनकारी हमने देख लिया। तो इसे हम पहले समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मौद्रिक नीति प्रसारण जो अभी देखा था ना, प्रसारण, ये एक्सपेंशनरी, विस्तारक, विस्तारक मतलब प्रसारण वाला, तो यही है। तो जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5% कर दिया है, होम लोन और कार के ब्याज लोन कम करते हैं, मतलब यही तो होगा उदाहरण के रूप में। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया, मान लो 5% कर दिया एग्जाम्पल के रूप में, तो रेपो रेट मतलब सरकार, आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों को सस्ते लोन दे रहा है, बैंक को दे रहा है अभी आरबीआई, बैंक को। अब बैंक को सस्ता लोन मिल रहा है, तो बैंक से यही तो अपेक्षा करी जाएगी कि वो बैंक सब लोगों को सस्ता लोन दे। हालांकि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि तुरंत देना ही है, पर लोन बैंक को सस्ता देगा, क्योंकि बैंक को सस्ता मिल रहा है आरबीआई से। तो ऐसे होम लोन, कार लोन, इनकी ब्याज दर कम हो जाएगी, ऐसा ही माना जाएगा। तो ये क्या है, प्रसारित हो रहा है, रुपए का प्रसार हो रहा है, बैंक आसान दरों पर रुपए देगी। अगला है उपभोक्ता का निर्णय। उपभोक्ता तो मान लो कोई व्यक्ति है पप्पू, वो सोचता है अब नई कार खरीद सकता है, वो क्या करेगा, नई कार खरीद सकता है। कार बनाने वाली कंपनी इस वजह से कार ज्यादा बनाएगी और अर्थव्यवस्था का खर्च बढ़ता चला जाएगा, तो अर्थव्यवस्था सही चलती रहेगी। तो यही है कि हम कम कम ब्याज दर पर क्या करेंगे, ब्याज दर कम करेंगे तो क्या होगा, कार खरीदी जाएगी, आरबीआई प्लान फेल हो जाए, मतलब आरबीआई का प्लान फेल हो जाएगा, इससे मौद्रिक नीति कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर बैंक कर दे, बैंक क्या करे, ब्याज दर कम ना करे, तो जो होगा पप्पू, वो कार नहीं खरीदेगा, वो कार नहीं खरीदेगा। इससे क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति जो है वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि दबाव नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक हो सकता है कि उस नीति को फॉलो ना करे, क्योंकि कभी कभी बैंक तर्क देता है कि हमें पहले इतना फायदा नहीं हो रहा था, तो अब हम कुछ महीने या कुछ दिन फायदा उठा लें, मतलब सस्ता लोन नहीं देंगे, लोन उसी रेट पे चलता रहेगा, और बैंक को तो सस्ता मिल ही रहा है, तो बैंक को ज्यादा फायदा हो जाएगा ना। पर इससे इकोनॉमी तो नहीं चलेगी। तो ये एक हुआ क्या, एक्सपेंशनकारी, विस्तारक, प्रसारण वाली नीति वाला देखा हमने।
तो इसमें देखा हमने जो प्रसारण वाला, अब देखते हैं इसे। तो केंद्रीय बैंक ब्याज दर कम करती है और इससे दबाव बनता है कि बैंक भी क्या ब्याज दर कम करेगी, आरबीआई ने कम पे दिया है तो बैंक भी कम पे करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, बाजार में तरलता बढ़ जाती है। तरलता का मतलब क्या होता है, बैंक में लिक्विडिटी मतलब रुपए ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सोचो सस्ते दर पे लोन मिलेगा तो हर एक व्यक्ति, कई सारे व्यक्ति सोचेंगे लोन लेके क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो बैंक पर रुपए की मात्रा बढ़ेगी ना, तो इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी बढ़ती है, मांग में वृद्धि होती है। अब कौन सा व्यक्ति सस्ता लोन मिलेगा तो कार खरीदेगा, तो मांग में वृद्धि होती है और आर्थिक वृद्धि पूरा हो जाएगा। तो ये हमने विस्तारक देखा। अब इसमें एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आरबीआई क्या करेगा, बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। तो ओपन मार्केट लिखा है ना, तो सर आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सरकार, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मार्केट को में आरबीआई को रुपए डालना है, क्योंकि विस्तारक नीति है, मार्केट में रुपए डालना है। क्योंकि मार्केट में अगर रुपए ज्यादा होगा तो लोगों के पास रुपए ज्यादा होगा, वो खर्चे ज्यादा करेंगे, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अब वो सरकार जो है वो आरबीआई से कोशिश करेगी कि बढ़ाना है मान लो वो नीति, तो आरबीआई ओपन मार्केट के तहत अपनी सरकारी प्रतिभूति क्या करेगी, खरीद लेगी। जैसे आरबीआई ने पहले बॉन्ड जारी कर रखी है, कुछ भी है वो आरबीआई खरीदेगी। आरबीआई अब किसी से कुछ खरीदेगा मानते हैं तो आरबीआई उसे क्या देगा, रुपए देगा कि नहीं देगा। अब व्यक्ति के पास रुपए पहुंचाए तो रुपए मार्केट में पहुंचा, यही तो लिक्विडिटी बढ़ा रहा था। तो ये वाली चीज। पर सोचो अगर उल्टा करना हो, अगर आरबीआई को उल्टा करना हो, अगर रुपए को कंट्रोल करना हो मार्केट से, महंगाई को कम करना हो, तो आरबीआई क्या करेगा, बॉन्ड शेयर को क्या करेगा, बेचेगा। और आरबीआई अगर बेचेगा किसी चीज को, प्रतिभूतियों को, सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब सरकारी कागजात को बेचते हैं कि हम इतने समय के बाद लोन लेंगे या लोन देंगे। तो आरबीआई मान लो फिर बेचेगा ना, बेचेगा, मार्केट वाले लोग आरबीआई को रुपए दे देंगे तो मार्केट में रुपए कम हो जाएंगे। ये संकुचनकारी मौद्रिक नीति हो गई। तो अब इसमें देखते हैं ओपन, इसमें ये वाला हमने देख लिया। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह और देखते हैं। तो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो देखते हैं। इसमें एक चार्ट में दिया है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो एक क्वालिटेटिव टूल अभी देखा हमने, क्वांटिटेटिव टूल देखा, तो इनके बारे में देखते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशंस पहले देखते हैं। तो अभी देखा था आरबीआई क्या कर रहा था कि आरबीआई का एक टूल है जिसके द्वारा वो बॉन्ड बेच और खरीद सकता है, क्योंकि मुद्रा को उसे नियंत्रित करना है। अब जैसे मुद्रा की कमी होती है, अगर मान लो जब मुद्रा की कमी होती है तो आरबीआई को लगेगा बाजार में रुपए कम है, रुपए कम है तो कुछ होगा ही नहीं, रुपए कम है तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो आरबीआई को मान लो मार्केट में रुपए डालना है, रुपए मार्केट में डालना, अब सीधे तो ऐसा तो है नहीं डाल सकते हैं। अब आरबीआई बॉन्ड क्या करेगा, आरबीआई बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदता खरीदता है, सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। अब सरकार के पास रुपए पहुंचा, कंपनियों के पास रुपए पहुंचा, और इससे क्या हो जाएगा, रुपए पहुंचेगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सरकारी बॉन्ड खरीदता है। इससे बैंकों के पास पैसा आता है, क्योंकि जो सरकारी बॉन्ड होंगे वो बैंकों के ही तो होते हैं, तो बैंकों के पास पैसा आएगा और बैंक लोगों को पैसा देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, जो लिक्विडिटी कम थी वो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब लिक्विडिटी अधिक हो मार्केट में, रुपए बहुत ज्यादा हो, रुपए ज्यादा होने का मतलब महंगाई बढ़ेगी। अब हर किसी के पास रुपए ज्यादा है तो लोग ज्यादा रेट पे चीजें खरीदेंगे, तो क्या हो जाएगा, मुद्रा अधिक है। अब आरबीआई को लगा कि इसे रोकना है तो आरबीआई बॉन्ड को बेचने लगेगा। आरबीआई अपने बॉन्ड को बेचेगा जो अपने पास रखे थे, और वो क्या करेगा, रुपए मार्केट से निकालेगा। अब रुपए मार्केट से आरबीआई के पास आ जाएगा तो मार्केट में रुपए कम बचेगा, इससे पैसे की कमी हो जाएगी और महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तो ये हमने देखा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का उद्देश्य क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को नियंत्रित करना, तरलता को बनाए रखना और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। तो ये हमने इसके बारे में देखा। अब मौद्रिक नीति के जो हमने उपकरण देखे थे उन्हें देखते हैं, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की इसमें लिस्ट दी थी ना, तो ये संकुचनकारी और ये वाले तो हमने देख लिए हैं दोनों टॉपिक। अब है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, तो इनको समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव मतलब प्रत्यक्ष है, सीधे क्वांटिटी में देखेंगे तो जैसे रेपो रेट है। अब रेपो रेट कम हुई है, मान लो 2% थी रेपो रेट, अब एग्जांपल के रूप में 1.8 हो गई है, 1.5 हो गई है, कुछ हुआ तो ये कम हुई है रेपो रेट। कम हुई रेपो रेट तो नंबर में दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष क्वांटिटी दिख रही है, तो रेपो रेट हुआ। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट हुआ। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस दर पर बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा करते हैं। अब देखो रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को लोन देता है,
लोन देता है ये रेपो रेट हो गया। पर बैंकों के पास भी तो रुपए बहुत सारा डला हो सकता है और बैंक कहें आरबीआई से हमारा रुपए रख लो और हमें थोड़ा बहुत ब्याज देते रहो, तो ये क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये नंबर दिखेंगे, चूंकि नंबर में होगा, जैसे ये 1.5 होगा तो ये 2 होगा, तो ऐसा, तो ये नंबर में देखेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ऐसे ही सीआरआर और एसएलआर ये सारे नंबर होते हैं। सीआरआर क्या होता है, बैंकों को अपनी कुल नकदी का हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। सीआरआर जैसे याद कैसे कर लेना, आर आर लिखा है तो रिजर्व बैंक वाला आर आता है ना, रिजर्व बैंक में तो आर आर डबल आ रहा है तो रिजर्व। तो बैंक अपनी कुल नकदी का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखते हैं। जबकि एसएलआर में ऐसे याद कर लेना, वैसे है नहीं पर ऐसे याद कर लेना सेल्फ, तो ऐसे याद कर लेना बैंक एक जमा राशि अपने पास ही रखते हैं, तो अनुपात में सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद है अप्रत्यक्ष जो क्वालिटेटिव थे, क्वालिटेटिव में क्या हो जाएंगे, क्वालिटी वाले, जैसे मार्जिन आवश्यकता, मतलब लोन पर मार्जिन राशि बढ़ाना या घटाना। ऐसे ही नैतिक अपील, आरबीआई कहेगा, सरकार आरबीआई बैंकों से कहेगा कि आपका नैतिक दायित्व है कि सस्ते लोन दो, अगर हम सस्ते दे रहे हैं तो आप भी सस्ते लोन दो, और वो इस नीति का पालन करेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या हो सकती है, आरबीआई सीधे नियम पालन नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई करेगी, सीधा बैंकों पे कहेगी लोन दो, तो ये हो गया। तो क्वालिटेटिव टूल्स क्या है, ये पूरे देश पे असर डालते हैं। जो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी क्या करेगा, पूरे देश पे असर डालेंगे, क्योंकि सीआरआर एसएलआर रेपो रेट ये पूरे देश की बैंकों के लिए सेम रहते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव जो क्वालिटी वाले होते हैं वो किसी एक हिस्से को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि नैतिक अपील, मार्जिन अपील, मतलब एग्जाम्पल के रूप में जैसे सोचो, जैसे छत से पानी टपकता पानी, यहाँ जरूरत हो वहीं बाल्टी लगाई जाएगी, मतलब कोई पानी टपक रहा है तो जहाँ जरूरत वहीं, तो क्वालिटेटिव वहाँ स्टेप उठाए जाते हैं, कुछ विशेष जरूरत होती है, वरना कौन से उठाए जाते हैं, क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी वाले होते हैं। तो क्वांटिटेटिव को आसान एग्जांपल में समझ सकते हैं क्या, कि ये पूरी अर्थव्यवस्था पर डंडा चलाती है आरबीआई, और जब क्वालिटेटिव होता है तो पूरी नहीं है, केवल थोड़ा बहुत होगा, तो ये हमने देखा इसके बारे में। अब सुविस्तारवादी नीति, संकुचनवादी नीति, ये सारी चीजें हमारे टॉपिक क्लियर हुए, इतने वाले 3-4 टॉपिक, तो ये हमने इतना देखा। उसके बाद ये वाला आर्टिकल हमारा पूरा होता है। उसके बाद अगला है मौद्रिक नीति समिति। अब चूंकि मौद्रिक नीति कोई बनाएगा तो एक समिति होगी कि नहीं, मौद्रिक नीति ऐसे तो है नहीं एक व्यक्ति बना देगा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो सीआरआर है, एसएलआर और सारी चीजें यहीं से तय हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या, केंद्र सरकार को आरबीआई अधिनियम जो 1934 था, जिसमें संशोधन कब हुआ था, 2016 की धारा 45 ZB के तहत MPC मतलब मौद्रिक नीति पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति समिति है उसे गठित करने का अधिकार है। उद्देश्य क्या होगा, मूल्य को स्थिर बनाए रखना, महंगाई कम ज्यादा ना हो। इसमें सदस्य इंपोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति में सदस्य पूछे जा सकते हैं। तो 6 सदस्य होते हैं, इसमें 3 सदस्य सरकार के होंगे, 3 सदस्य कहाँ से होंगे, मतलब मेन चीज है 3 सदस्य सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे। इसमें जो होते हैं, एक तो आरबीआई का गवर्नर ही होगा, एक क्या होगा, आरबीआई के गवर्नर होगा, ये तो होगा ही क्योंकि ये अध्यक्षता करेगा। 5 अन्य सदस्य होते हैं, 6 है ना, 2 आरबीआई से होंगे, 3 सरकार से होंगे। टोटल हम ये कह सकते हैं 3 और 3 का आंकड़ा है, 3 आरबीआई के होंगे, जिसमें एक आरबीआई का गवर्नर भी होगा, 2 अन्य होंगे और 3 सरकार के होंगे। और ये सब मिलकर क्या करेंगे, वोट पड़ता है, और एक वोट किसके पास रहेगा, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट रहेगा। और आरबीआई का गवर्नर हालांकि निर्णायक मत देता है, जो गवर्नर होगा वही देगा। बैठक साल में कितने बार होगी, 4 बार होती है, तो हर कितने 3 महीने के बाद होगी बैठक, तो तीसरे महीने में क्या होता है, बैठक होती है। तो ये बैठक में कोरम मतलब कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो 6 में से कम से कम 4 सदस्य तो होने ही चाहिए, तभी बैठक होगी। तो इंपोर्टेंट रहेगा मौद्रिक नीति समिति। तो ये 6 इसमें सदस्य होते हैं। अब है एक अगला आर्टिकल जो है वेरिएबल रेपो रेट के बारे में। तो वेरिएबल मतलब परिवर्तनकारी, तो परिवर्तनीय रेपो रेट, तो रेपो रेट अभी जब हमने देखा था तो उसमें परिवर्तन भी तो होता है। तो आरबीआई ने परिवर्तनीय रेपो रेट यानी वेरिएबल रेपो रेट के जरिए बैंकों को 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। तो अब इसे समझते हैं वेरिएबल रेपो रेट को। तो इसमें देखते हैं वेरिएबल वाले में कि रेपो रेट के तहत किए गए ट्रांजैक्शन, जैसे रेपो रेट के तहत ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब बैंक उधार लेती है ना आरबीआई से रुपए, तो एक निश्चित फिक्स रेट की जगह नीलामी प्रक्रिया होगी और ब्याज दर और समय उसी के अनुसार डिसाइड होगा। तो वेरिएबल रेपो रेट में क्या होगा, ब्याज दर और जो समय डिसाइड होगा वो कैसे होगा, केवल एक फिक्स रेट की जगह क्या होगा, नीलामी होगी। अब नीलामी में कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोचो आरबीआई 10,000 करोड़ उधार देने के लिए नीलामी करता है, आरबीआई कहता है कि हम 10,000 करोड़ रुपए उधार देंगे। अब ए बैंक कहता है कि हम तो 6% देंगे, बी कहता है कि हम
6.2 देंगे और सी कहता है कि 6.5 देंगे। तो अब आरबीआई जो बोली ज्यादा लगाएगा उसे ही तो प्राथमिकता देगा ज्यादा लोन देने का। तो आरबीआई के पास हालांकि रुपए ज्यादा है, पर मान लेते हैं कि जो सबसे अच्छी बोली लगाए उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा, मतलब सबसे पहले आरबीआई दे देगा। तो ये होता है वेरिएबल है। तो इसमें क्या होगा, नीलामी आयोजन होगा। तो उधार देने के लिए नीलामी आयोजित करती है। तो जब पूछा जाए वेरिएबल रेपो रेट क्या है, रेपो रेट तो हम जानते ही है, जो दर होती है ये तो आरबीआई डिसाइड कर देती है अपनी मर्जी से। पर वेरिएबल वाला डिसाइड नहीं होता है, आरबीआई बोली लगवाएगी, जो ज्यादा बोली देगा वो होगा। तो बैंकों की बोली होती है, मेन बात ये याद रखनी है, बैंकों की यह क्या है, बोली होती है। तो ये वाला हमने देखा। तो यही है परिवर्तनीय रेपो रेट के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ऐसे में आरबीआई परिवर्तनीय वाले में क्या, आरबीआई एक दिन से अधिक अवधि के लिए, क्योंकि एक दिन का तो होगा नहीं, अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित जो बी आर आर है, वेरिएबल रेपो रेट की अनुमति देता है उधार लेने की। जो मतलब चल रहा है मार्केट में रेट, मतलब बोली में, वही उस पर अनुमति देता है। जो आमतौर पर रेपो रेट से क्या होता है, कम होता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता है। जो वेरिएबल जो रेट होता है वो एक दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिन तक के लिए उधार दिया जाता है। तो एक दिन से ज्यादा और 14 दिन तक के लिए आमतौर पर दिया जाता है। कभी कभी आरबीआई को तरलता बढ़ानी हो, तरलता बढ़ाने का मतलब जो हमने देखा था, मार्केट में रुपए डालना हो, लेकिन बैंक जो होता है रेपो रेट पर आरबीआई से उधार लेने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि अब बैंक की रेट ज्यादा है, मतलब आरबीआई की रेपो रेट ज्यादा है। तो आरबीआई पूछेगा सब बैंकों से कितने पे उधार लेना चाहते हो, तो वो कहेंगे कि 2 चल रहा है, हमें 1.8 पे चाहिए, कोई कहेगा 1.6 पे चाहिए। तो अब 2 से तो कम ही पे मिल रहा है उन्हें। तो मान लो आरबीआई के पास रुपए रखा ही है, आरबीआई ने 1.8 वाला जिसने बताया था उसे लोन दे दिया। तो यही है इसमें। इसके विपरीत आरबीआई द्वारा तय दर होती है, जो रेपो रेट होती है वो क्या होती है, आरबीआई के द्वारा तय होती है। इसमें परिवर्तन होता रहता है, वेरिएबल है, इस वजह से ये है इंपॉर्टेंट। अगला है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स हुए, इसका मतलब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र आप पाए उधार के लिए। इसे समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो जैसे कि नाम है प्राथमिक क्षेत्र, जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं तो बेसिक में ये पढ़ते हैं कि एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र में हो गया, छोटे इंडस्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री तो नहीं मतलब बिल्कुल जो क्षेत्रीय स्टार्ट होता है बेसिक से वो आ गए। तो इकोनॉमी में उन्हीं छोटी इंडस्ट्री या छोटी जो कृषि वगैरह और ऐसे ऋण होते हैं, छोटे ऋण, उन्हें कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर। जैसे शिक्षा है, अब शिक्षा प्राथमिक होती है कि नहीं, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है। तो हुआ क्या है कि आरबीआई हमेशा से ही, मतलब हमेशा का मतलब आरबीआई क्या करता है कि हमेशा तय करके रखता है 40% बैंक क्या करेगा, मतलब बैंक अपने कुल ऋण का मान लेते हैं 40% किस में देता है, प्रायोरिटी सेक्टर में देगा। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब छोटे ऋण देगा। छोटे ऋण क्यों, क्योंकि बैंक तो हमेशा चाहेगा बड़े ऋण दे, बड़ों से फायदा कर ले। पर आरबीआई कहेगा कि नहीं, देश को चलाने के लिए हमें गरीब और जो वंचित वर्ग है उन्हें भी सस्ता लोन देना होगा। तो तुम्हें 40% लोन क्या देना है, प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, और ये आरबीआई देखेगा कि दिया है कि नहीं दिया है। तो हुआ क्या है, हाल ही में आरबीआई ने प्राथमिक क्षेत्र में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसमें क्या कहा, इससे क्या होगा, पिछड़े जिलों में ऋण का प्रवाह बढ़ाया जाएगा। तो इसे अब आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि नए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या है, आरबीआई ने वेटेज बढ़ा दिया। वेटेज का मतलब क्या हुआ, पहले हम थोड़ा प्रायोरिटी सेक्टर देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। इसका उद्देश्य होता है छोटे ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, छोटे ऋण के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में 40% जो उधार देना है, मतलब 100 रुपए बैंक के पास है तो सरकार कहेगी 40% आरबीआई कहेगा किसे देना है, प्राइमरी को देना है, पीएसएल को देना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, एग्रीकल्चर में दो, एमएसएमई दो, एमएसएमई जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री, उन्हें दे सकते हो। कृषि में के बाद शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा, नल बनाना हो, मतलब कहीं नहर वगैरह बनाना हो, ऐसी चीजें, सामाजिक ढांचा, अस्पताल बनाना हो, ऐसी चीजों के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी काफी अच्छी चीज है, तो रिन्यूएबल को दे सकते हैं, या अन्य कमजोर वर्ग को दिया जा सकता है। इन सबको माना जाएगा कि बैंक ने पीएसएल में इन्वेस्ट की, मतलब पीएसएल का अपना मानक पूरा कर रहे हैं। तो ये हमें बेसिक समझा। आप समझते हैं नए मापदंड का आए, क्यों आए, करेंट हम पढ़ रहे हैं तो नए क्या आए। तो सरकार ने क्या कहा है, मतलब आरबीआई का मतलब है सरकार डिसाइड, आरबीआई तो करेगी।
तो आरबीआई ने कहा है कि उन जिलों में नए प्राथमिकता वाले ऋणों को अधिक वेटेज दिया जाएगा जहां जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 9,000 से कम है। इसे आसान भाषा में ये समझते हैं कि मान लेते हैं कि जहां प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में छोटे लोन जा रहे हैं या कम लोन जा रहे हैं, उन जिलों में सरकार कहे, आरबीआई क्या कहेगा, उन जिलों में लोन को ज्यादा देना है। अब बैंक ऐसे कैसे लोन को देगी देगी क्योंकि बैंक का तो मानक 40% है ही है पहले से, तो वो उसी जिले में क्यों देगा। तो आरबीआई ये कहेगा कि देखो, अगर तुम 80% मतलब यहाँ पे कहीं पे भी 100 रुपए देते हो तो हम उसे मानेंगे 125 तुमने दिया है। तो क्या हुआ कि 100 दिया है असल में आरबीआई को, आरबीआई ने कहा है कि जो बैंक है वो 125 वेटेज दिया जाएगा अगर वो ऐसे जिलों में देते हैं जहां प्रति व्यक्ति कम है, 9,000 से कम पब्लिक सेक्टर में जा, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में जा रहा है। तो अगर जैसे कि जिन क्षेत्रों में पहले से प्रायोरिटी सेक्टर में काफी ज्यादा जा रहा है, जिन जिलों में मतलब काफी जागरूकता है लोगों के बीच और सब लोन भी ले रहे हैं, तो उनमें अगर कोई बैंक 100 रुपए देता है उधार तो उसे 90 माना जाएगा, क्योंकि वहां पे तो अच्छा खासा रिटर्न है, बैंक को मिल भी जाता है और बैंक दे भी रहा है। पर उन क्षेत्रों में, जिन जिलों में क्या है, बैंकों का निवेश कम है, बैंक कम लोन देते हैं, उन एरिया में अगर बैंक मान लेते हैं 100 रुपए भी उधार देगा ना तो उसे 40% ही तो कोटा पूरा करना है, तो उसे 125 का मिलेगा, मतलब उसे अलग से वेटेज दे दिया जाएगा, तो ऋणों को अधिक दिखा दिया जाएगा। इससे बैंक को क्या फायदा होगा, बैंक को जो 40% के मानक है वो आसानी से उसके पूरे हो जाएंगे, तो बैंक को क्रेडिट अधिक मिलेंगे, इससे प्रोत्साहन अधिक मिलेगा और गरीबों को क्या होगा, गरीबों को लोन आसानी से मिल जाएगा और बैंक की भी गाइडलाइन पूरी हो जाएंगी, तो 100 का भी लोन देंगे तो 125 गिना जाएगा वो। तो ये क्या हो जाएगा, इससे बैंक का मानक हो जाएगा पूरा। तो वही चीजें हैं। तो एक है इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या मिल रहा है, कम जिन जिलों में ऋण दिया जाता है वहां पे इंसेंटिव किया है कि 9,000 से कम, जहां प्रति व्यक्ति 9,000 से कम ऋण लिया जाता है, मतलब पूरे जिले में मान लेते हैं 9,000 भी नहीं ऋण है, उससे भी कम लोग ऋण ले रहे हैं, वहां पे अधिक भारांश दिया जाएगा, इससे बैंक को फायदा हो जाएगा, क्योंकि बैंक को अपना 40% तुरंत दिख जाएगा, उसके बाद वो बड़े लोगों को भी लोन दे सकते हैं। और जो है डिस इंसेंटिव कहाँ किया जाएगा, जहां लोगों की आय ज्यादा है वहां पे अगर उन्होंने 100 दिया है तो 90 ही माना जाएगा उनका। तो ये वाली चीजें हुई। उसके बाद है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में उधार के बारे में देखते हैं, तो इन्हें प्राथमिक क्षेत्र देखा जाता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इसमें दो डाटा थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये है कि प्राथमिक क्षेत्र की अवधारणा कब आई, 1972 में, और दूसरा इसके लिए कोई समिति थी तो कब थी। अब इसे भी एक स्टोरी से समझते हैं। डेट है 1972 की। 1972 में भारत में पीएम हुआ करती थी इंदिरा गांधी। अब जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी उन्हें पॉलिटी में पता होगा, तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस पास याद रख सकते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में। तो समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाज के जो दबे कुचले, मतलब ऐसे वर्ग जिन्हें अभी तक इज्जत नहीं मिली थी, या जो वर्ग है उन्हें सबको समान धारा में लेके आना, आर्टिकल जैसे 39 है, तो सभी वर्गों को समान अधिकार, समान वित्तीय अधिकार ऐसे देना है। तो उन प्राथमिक क्षेत्र की अवधारणा यही तो है, हर व्यक्ति को शामिल किया जाए वित्तीय रूप से। तो 1972 में मतलब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया था प्राथमिक क्षेत्र को। क्यों, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, शिक्षा, ये जरूरत है गरीबों को। तो ये समाजवादी अवधारणा है कि नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र 1972 में से औपचारिक रूप से शुरू किया गया था, तो इसे याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि समाजवादी चूंकि शब्द जुड़ा था 1972 में, उसी समय ये प्राथमिक क्षेत्र, समाजवादी शब्द तो 46 में जुड़ा था हालांकि, पर 42वें संविधान संशोधन में, तब भी इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने ही कुछ वर्ष पहले प्राथमिक क्षेत्र की अवधारणा दी थी। तो ये हमें समझ में आया। दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो अलग अलग समितियां भी आई थी। पहली आई थी गाडगिल समिति। अब प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो हम देखते हैं बैंक से। तो बैंक जो है, बैंक क्या करता है, बैंक ही तो प्राथमिक क्षेत्र के तहत लोन दे रहा होता है। तो पहली समिति आएगी गाडगिल समिति। तो गाडगिल समिति आई थी 1969 में। अब गाडगिल समिति 69 में आई होगी तो कोई वजह तो रही होगी। तो 69 में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तभी तो ये अलग से समितियां बनाने की बात कही जाएगी कि प्राथमिक क्षेत्र को भी देखा जाए, क्योंकि अब कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है।
और बैंकों को ये सारी चीज करनी। दूसरी आई थी घोष समिति। घोष समिति आई थी 82 में। अब ये दोनों भी घटना इंदिरा गांधी के समय ही हो रही है। 1869 में भी वही थी और 82 में भी वही थी। तो घोष समिति आई। घोष समिति के समय क्या हुआ था, अभी भी कुछ होगा। तो इससे पहले ही 1980 में दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बैंक के दो बार राष्ट्रीयकरण हुए, एक 69 में हुआ था और एक 1980 में हुआ था, और दोनों के आसपास ही इन समितियों का गठन हुआ। गाडगिल समिति 69 और घोष समिति 82, जबकि राष्ट्रीयकरण 80 में हुआ था। तो हमें ये दोनों पॉइंट समझ में आए। उसके बाद काफी ये आर्टिकल यही है। उसके बाद श्रेणियां बता दी गई है कि जो पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आता है। तो कृषि, एमएसएमई, निर्यात संबंधी ऋण जो छोटे होते हैं, शिक्षा, आवास, अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य होते हैं। इसी में एससी, एसटी, दिव्यांगजन, इन लोगों को भी शामिल किया जाता है। तो ये हमने देखा। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उपलक्ष्य होते हैं, और हर एक बैंक के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है घरेलू वाणिज्यिक बैंक। घरेलू वाणिज्यिक बैंक का मतलब अपने यहाँ की देश की बैंक, जैसे आईसीसीआई है और एसबीआई, मतलब ऐसी बैंक है। तो घरेलू वाणिज्यिक बैंक है जो है वो, प्लस में ऐसी बैंक है जो विदेशी बैंक है, पर भारत में 20 से ज्यादा शाखाएं हैं। तो कुछ बैंकों की शाखाएं एक दो ही होंगी भारत में, बड़ी बैंकों की विदेशी, पर कुछ बैंकें ऐसी होंगी ना विदेशी बैंक, जिनकी शाखाएं 20 से अधिक होंगी। तो पहली श्रेणी क्या है इसमें, ऐसी बैंक, मतलब ऐसी बैंक है जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं भारत में। कौन सी, विदेशी बैंक। और भारत की सारी बैंकें आ ही जाएंगी। घरेलू वाणिज्यिक बैंक है, उनका एक अलग से कैटेगरी बनाया है। दूसरा उनकी कैटेगरी है जो 20 से कम शाखाओं वाली विदेशी बैंक है। तीसरा कैटेगरी है ग्रामीण की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र की सेक्टर की बैंकें होती, तीसरा श्रेणी उनकी है। चौथी है लघु वित्त बैंक की। ये चार श्रेणियां बैंक की बना दी गई हैं आरबीआई के द्वारा। अब इनको अलग अलग रूप से बताया गया है, चार एरिया में डिवाइड किया गया है कि आपको ये काम करने हैं। करना क्या क्या है, तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का 40% जो भी अधिक हो, ये प्राथमिक क्षेत्र को देना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वैसे तो समझ में आया नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम, ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो यही तो इसमें शब्द आई है, ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और दूसरा शब्द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का 40% जो भी अधिक हो वो माना जाएगा ना लोन देना है। तो ये वाला अब हम टर्म देखते हैं। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या है, बैंकों का कुल शुद्ध ऋण राशि जिसे प्राथमिक जो सेक्टर था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के आधार के लिए आधार मानकर उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा, मान लेते हैं बैंक के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से उसने 40 रुपए जो रखा है, 40% वो रखा है कि पीएसएल को देना है। उस 40% में अगर रुपए की मात्रा में हम देखें तो हो सकता है वो 10,000 करोड़ हो, 20,000 करोड़ हो। यही क्या आ जाता है, ANBC एडजस्टेड है ना वो, नेट बैंक का वो एडजस्टेड है, तो एडजस्टेड नेट बैंक। तो बैंकों द्वारा दिया गया क्या है, कुल ऋण आ जाएगा कि बैंकों ने कितना कुल ऋण दिया है। कौन सा, प्रायोरिटी सेक्टर वाला है, तो बैंकों का शुद्ध ऋण है। इसमें ये सारी बैंक गारंटी, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो मान लेते हैं वही कि प्राथमिक क्षेत्र प्राप्त ऋण है। तो बैंकों को अपने ANBC का जो कुल उनके पास ऋण है उसका 40% देना होता है, किसे, प्राथमिक क्षेत्र को, मतलब कृषि, शिक्षा और इनको देना होता है। तो ANBC कुल ऋण है उसका 40% देना होता है प्राथमिक क्षेत्र को। तो ANBC हमें समझ में आया कि एडजस्टेड वाला है, और इसे कमजोर और इन सारे वर्गों को ये दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, अब एक शब्द आता है उसमें दिया था ऑफ बैलेंस शीट। अब ऑफ बैलेंस शीट का क्या मतलब हुआ, तो ऑफ बैलेंस शीट में वह वित्तीय गतिविधियां व लेन देन होते हैं जिन्हें कंपनी या बैलेंस शीट पर नहीं दे। ऑफ बैलेंस है, जैसे ये एक बैलेंस शीट बनी हुई है, अब इसमें कुछ नहीं चढ़ा है, मान लो कुछ रुपए ऐसे जो इस बैलेंस शीट में नहीं चढ़ाए, वो अलग से हैं, तो इसे ही कहा जाता है ऑफ बैलेंस शीट। तो ऑफ बैलेंस शीट जिन्हें कंपनी बैलेंस शीट पे नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकों से कुछ कार्यों को सीधे बैलेंस शीट पे नहीं दिखाती हैं, मतलब बड़ी कंपनियां हो, बैंक हो, कुछ जो अपना ऋण वगैरह होता है वो सीधे नहीं दिखाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑफ बैलेंस शीट। जैसे लीजिंग, अगर एक कंपनी चल रही है, एक बैंक चल रही है, वो अगर चलेगी तो वो किसी एक एरिया में तो होगा, तो वहां मान लो उन्हें किराए का एक कोई बिल्डिंग ले रखी है, तो किराए की बिल्डिंग के लिए जो उनका खर्च आ रहा होगा वो ऑफ बैलेंस शीट है।
है तो बैलेंस शीट में थोड़ी ना दिखाएगा, क्यों बैलेंस शीट में तो मेन मेन चीजें आएंगी, आय व्यय वाली चीजें। ऑफ बैलेंस शीट क्या हो गया, वो इमारत का खर्च या फिर गैर ऋण आधारित जोखिम हो सकते हैं, जैसे एक उधारी की गारंटी, मतलब बैंक ने कहा है कि इन्हें ऋण दे दो, हम गारंटी ले रहे, तो है तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ऐसा ही क्या है कि किसी व्यवसाय के लिए कोई गारंटी दी है, तो ये भी उनके ऑफ बैलेंस में, क्योंकि लिया तो उनसे ही जाएगा, गारंटी दे रखी है, पर ये चूंकि उस डाटा में नहीं दिखाया जाएगा, तो इसे ऑफ बैलेंस शीट कहेंगे। ऐसे ही ब्याज दर का स्वैप कर रखा है, मतलब अनुबंध कर रखा है, इतने पे दो इतने पे, ये है। तो एफ बैलेंस शीट क्यों उपयोग किया जाता है, वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए। इससे बैंक की स्थिति अच्छी दिखेगी ना संस्था की, तो जोखिम कम लगेगा। देने लेन देन को छुपाने में, क्योंकि इससे बैलेंस शीट कैसी आकर्षक लगेगी, और लचीली रिपोर्टिंग में, क्योंकि इन सबको लिखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। आप इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट में आसानी से इन्हें चढ़ाया जाता है। तो ये हमने देखा, ऑफ बैलेंस शीट का भी देख लिया। और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये क्या है, टोटल रुपए है, टोटल रुपए का जो प्रायोरिटी सेक्टर को देना है उसका 40% होगा वो, या फिर ऑफ बैलेंस शीट जो भी अधिक होगा, मतलब जो अधिक होगा इन दोनों में से, उतना प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही होता है। घरेलू और ये वाला इनके लिए जो 20 से कम शाखाएं, इनके लिए भी सेम है। उसके बाद है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनका क्या है, एएनबीसी जो है, या फिर सीईओबीई, मतलब ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का 75% जो भी अधिक हो। तो सोचो कि अगर कोई बैंक है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रजिस्टर है, और वो लोन दे रही है बिना क्षेत्रीय, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से अलग दे रही है, तो इन पर सरकार रोक लगाएगी ना, आरबीआई। तो इसी वजह से क्षेत्रीय बैंक के रूप में जो रजिस्टर है, उनका उत्तरदायित्व है कि वो कम से कम 75% या उससे अधिक क्या करेंगे, क्षेत्रीय, मतलब किसे देंगे, प्राथमिक क्षेत्र को देंगे, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन ही हुआ है प्राथमिक ग्रामीण क्षेत्र के लिए बैंक के रूप में। तो ये 75% तक देंगे। ऐसे ही लघु वित्त बैंक, नाम है लघु वित्त बैंक, तो लघु क्षेत्र को ही तो देना चाहिए ना, तो ये भी अपना 75% किसे देंगे, एमएसएमई को देंगे। उसके बाद कृषि में, तो इस ऋण का एएनबीसी और इनका 10% के आसपास किसे देना होता है, किसानों को देना होता है। 18 जो, मतलब एएनबीसी और इनका 18% इस ऋण को मतलब 18% जो भी अधिक हो, या फिर इस ऋण में किसानों को कितना है, 10% देना है। हालांकि विदेशी बैंक किसानों को देने के लिए बाध्य नहीं है। और ये बैंक है जो है वो लघु बैंक जो है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो जो कृषि पे उतना ही देंगे जितना घरेलू बैंकें दे रही हैं, उतनी ही देंगी। वैसे ही सूक्ष्म एमएसएमई को, मतलब इसी का डिवाइड कर दिया गया है, 7.5% और 12% रहेगा। बाकी इनका सबका सेम रहता है, इन तीनों का लगभग सेम रहेगा। तो इसमें सेम अंतर है, बस ये याद रखना, इसका अंतर याद रखना, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इतना वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमने देखा। अगला आर्टिकल है मेवोर को लेकर। मेवोर क्या है, मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट। तो मेवोर मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट का मतलब क्या हुआ, वो देखते हैं। तो मेवोर वह दर है जिस पर मुंबई के बड़े बैंक एक दूसरे को एक दिन के लिए उधार देते हैं। तो एक दिन के लिए उधार दे रहे हैं, मान लो किसी बैंक को एकदम से तत्काल जरूरत पड़ी, कोई ग्राहक आ गए, तो उन्हें एक दिन के लिए उधार दे दिया, तो इसे ही कहते हैं मेवोर रेट। जो रेट होती है, मेवोर दर है वो वाली मेवोर। तो मुंबई आ गया ना, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। तो इसे बाजार में पैसों की कीमत के रूप में समझा जाता है। इंटरेस्ट रेट ही तो है एक दिन का, ये तो कीमत के रूप में समझा जाता है। जब एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, तो उसे ब्याज चुकाता है, और इसी ब्याज को क्या कहते हैं, मिबोर कहते हैं। तो मिबोर को एक कहानी के रूप में समझते हैं कि बैंक ए ने 1,000 करोड़ रुपए चाहिए थे उसे, 1,000 करोड़। बैंक बी, ए को 1,000 चाहिए, बी ने उसे एक दिन के लिए दे भी दिए। अब बी ने उसे दिए हैं, तो बी तय करेगा ना, एक ब्याज दर होनी चाहिए। तो बी जो ब्याज दर लेगा वही दर मेवोर है। पर मेवोर ऐसे थोड़ी ना तय इतने आसानी से हो जाती है। पर पहले हम मेवोर को समझ लेते हैं कि इससे होगा क्या, मेवोर को से बाजार में लिक्विडिटी रहेगी। बैंक के पास, जिसके पास रुपए नहीं था, उसे तुरंत रुपए मिल गया, बाद में वो अपना दे देगा अगले दिन तक। तो ये है। मेवोर उच्च है, मेवोर उच्च है तो मतलब क्या है, ग्राहकों को महंगा लोन मिलेगा। क्योंकि अगर मेवोर ही उच्च है, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को उच्च रेट पे ऋण दे रहा है, तो वो बैंक दूसरे ग्राहक को और उच्च रेट पे देगा, तो इससे क्या होगा, ब्याज दर ज्यादा होगा मेवोर का। और अगर मेवोर कम है तो बैंक लोन सस्ता मिलेगा। तो मेवोर एक प्रकार से क्या है, पैसे की कीमत का मीटर है, ये पैसे की कीमत का मीटर है। अब एक एफ है, जिसका भी उसमें आर्टिकल इस बार आया है विजन में। तो एफ बी आई एल का है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। मेवोर की दरों को जो निश्चित करता है वो यही है, एफ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मेवोर की दरों को निश्चित करता है। बैंक बी जो दे रहा था रुपए इंटरेस्ट पे, वो देगा, वो रेट कैसे तय होगा,
एफबीआईएल के जरिए। तो अब इसे आर्टिकल को समझते हैं। तो अब ये हमें समझ में आ जाएगा कि आरबीआई मिबोर की गणना की पद्धति महत्वपूर्ण सिफारिश की है, मतलब मिबोर की गणना की बदलावों की सिफारिश की है आरबीआई ने। तो इस वजह से ये भी आर्टिकल चर्चा में था। मिबोर के बारे में देखते हैं। यह एक बेंचमार्क है जो बिना किसी कोलेटरल के दिया जाता है उधार। इसमें कुछ रखा नहीं जाता है। जैसे हम कुछ लोन लेते हैं तो मान लो जमीन के कागजात या कुछ रखे जाते हैं, इसमें कोई कोलेटरल नहीं, क्योंकि एक दिन के लिए ही तो दिया जा रहा है। तो ये हो गया गणना और प्रकाशन। फाइनेंशियल जो अभी देखा था एफबीआईएल, वही ये प्रतिदिन करता है। इसका गणना और प्रकाशन जो कुछ करेगा एफबीआईएल ही करेगा। गणना किस आधार पर की जाती है? तो नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम होता है, मतलब बैंक जिस इस स्तर पर नेगोशिएट कर पाते हैं और जो एफबीआईएल मानता है बेंचमार्क वगैरह, उसके आधार पर ये तय होता है। अब एक है लिबोर। तो हमने हमारा है मिबोर। तो मिबोर जैसा ही एक अंतरराष्ट्रीय है लिबोर, इसी से मिबोर बनाता है। तो ये लंदन इंटरबैंक, तो कुछ नहीं इसमें। लंदन में जब रेट तय हो रहे होंगे तो वो क्या हो गए लिबोर, मतलब लंदन की बैंक एक से दूसरे को दे रहे हो, पर ये थोड़ा इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो लिबोर एक वैश्विक बेंचमार्क दर है जब विश्व में एक बैंक दूसरे बैंक से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन देन करता है। कॉल मनी मार्केट की तरह ही है। जो अल्प कॉल मनी में क्या होता है, अल्प जरूरत के लिए होता है, क्योंकि कॉल मनी ही तो है एक तरीके का ये। क्योंकि कॉल मनी में क्या होता है, कॉल करो और रुपए मिल जाएगा तुरंत। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, तो ये हमने देख ही लिया, लिबोर भी देख लिया, अंतरराष्ट्रीय और मिबोर भी देख लिया। अब एफबीआईएल भी हमने देखा था। एफबीआईएल क्या था, वही जो मिबोर को तय कर रहा था। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत के मुद्रा बाजार और कीमतों के बेंचमार्क विकसित करना और उन पर नजर रखना, क्या उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एफबीआईएल का गठन 2014 में कंपनी अधिनियम 13 के तहत किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि हमने इसका डेफिनेशन देखा था ना, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो एक इंपॉर्टेंट रहेगा, 2014 में ये बना था। 2013 जो कंपनी अधिनियम है उसके तहत, क्योंकि ये कंपनी है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये हमने देखा। इसके बाद तो ये हुआ। तो इसमें हमने देख लिया कि एफबीआईएल मिबोर की दरों को निर्धारित करता है। एफबीआईएल का महत्व क्या हुआ, बेंचमार्क निर्धारित करेगा। तो ये हुआ। अगला आर्टिकल है आरबीआई का सरप्लस। अब सरप्लस का मतलब क्या होता है, रुपए ज्यादा है, सरप्लस है। जैसे कहते हैं फसल सरप्लस हुई है इस बार। सरप्लस का मतलब क्या हुआ है कि फसल उतनी हो गई है जितना खाने पीने के बाद भी बच जाएगी, तो वो सरप्लस होती है जी। तो आरबीआई के पास जब सरप्लस रुपए आ जाता है, ज्यादा रुपए हो जाता है, तो आरबीआई अपना जो फायदा होता है उसका कुछ प्रतिशत किसे देगा, गवर्नमेंट को दे देता है। तो उसे ही अभी दिया गया है, तो उसे ही कहते हैं आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर। तो आरबीआई ने 2024 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं सरप्लस के रूप में। मतलब आरबीआई ने ट्रांसफर किया है 2.11 लाख करोड़। किसे, आरबीआई ने सरकार को दिया है। अधिक सरप्लस था तो ये हमने देखा। पिछले वित्त वर्ष में 86 दिया था और इस बार दुगने से भी अधिक है। तो ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है, इस बार का दुगने से अधिक है, तो बिल्कुल सही है। 86 से सीधा हम आ गए हैं 2.11 पे। तो ये है सरप्लस के बारे में। तो खर्च से ज्यादा आय हो रही, तो आरबीआई का कुछ खर्च से ज्यादा आय हो रही है तो वो सरप्लस माना जाएगा। तो अब इसमें कुछ टर्म है, जैसे आरबीआई की आय कहाँ से होती है, आरबीआई का व्यय कहाँ से होता है। तो आरबीआई रुपए छापता है, आरबीआई लोन देता है, आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबसे आरबीआई प्रॉफिट कमाता है। तो रुपए में जारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर ब्याज मिलता है। तो क्या मिलता है, अगर वो प्रतिभूतियां, रुपए की प्रतिभूतियां जो जारी करता है सरकार के लिए, या फिर मार्केट से उसे ब्याज भी तो मिलता है, रेपो रेट पे भी उसे ब्याज मिलता है। ऐसे ही है एलएएफ और एमएसएफ जैसी गतिविधियों से उसे ब्याज मिलता है। ये भी हम देखेंगे, एलएएफ और एमएसएफ। उसके बाद है केंद्र और सरकारों के बैंकों के वित्तीय संस्थानों के बीच क्या होता है, ऋण जो लिया जाता है, मतलब बैंक एक बैंक से दूसरे, मतलब सरकार जो होती है वो बैंकों से ऋण लेती है देती है, तो इनसे सबसे फायदा होता है। मतलब कुल मिला के आरबीआई को काफी एरिया से फायदा होता है। इनके बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि आरबीआई प्राप्त मुनाफे को केंद्र को देता है, कुछ ट्रांसफर करता है, वही सरप्लस ट्रांसफर है। अब आरबीआई कैसे काम करता है, जब आरबीआई अपनी गतिविधि चलाता है, जैसे विदेशी मुद्रा लेन देन करता है, सरकारी सिक्के नोटों की छपाई होती है, बैंकों को लेन देन करता है, तो उसे कुछ ना कुछ मुनाफा मिलेगा। नॉर्मल सी बात है। मुनाफे में जमा, यह मुनाफा आमतौर पर आरबीआई के पास रहता है और यही आरबीआई का लाभ होता है। जब आरबीआई का लाभ एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो सरकार को ट्रांसफर कर देता है। सरकार को क्या फायदा हो जाएगा, सरकार को इससे वित्तीय घाटा जो है सरकार का वो कम होने में मदद मिलेगी ना। अब ये सरकार ने ले लिया है, अब सरकार को देना तो है नहीं, तो सरकार क्या करेगा, वित्तीय घाटा कम करेगा। जैसे कि
19 से 20 के दौरान इतना दिया गया था, तो ये डाटा है अभी वाला, याद रखना है। सरप्लस ट्रांसफर क्यों किया जाता है, तो सरकार के खर्चों में मदद मिलती है, सरकार योजना अच्छी चला सकती है, जैसे रक्षा विकास योजना या समाज कल्याण की योजना, स्थिरता बनी रहेगी। उसके बाद है फाइनेंशियल सेफ्टी भी सरकार की बनी रहती है। आरबीआई सरप्लस को एग्जाम्पल से समझते हैं अब एक, कि जैसे मान लो कि आरबीआई एक मिट्टी का बर्तन है, जैसे ये मिट्टी का बर्तन है, आरबीआई मिट्टी का बर्तन है, और इसमें पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, और इसके बाद पैसे सरकार को दे दिए जाएंगे, वो सरकार स्कूल अस्पताल ये सब बनवा दिया जाएगा। तो ये देखा हमने। अब दो टर्म हमने यहाँ देखे, तो जो एलएएफ और एमएसएफ से भी तो आरबीआई को फायदा हो रहा था, केवल रेपो रेट इनसे ही थोड़ी ना हो रहा था। तो एमएसएफ और एलएएफ देखते हैं। एमएसएफ का मतलब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो यहाँ लिखा था ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हम कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। तो सीमांत स्थायी सुविधा जो थी, उसमें देखें तो एक प्रकार की उधारी सुविधा है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाता है। आप समझ में आया होगा कि आरबीआई बैंकों को उधार देगा तो आरबीआई को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, आरबीआई को क्या ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वह सुविधा है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को प्रदान की जाती है। सुविधा बैंकों को आरबीआई से तात्कालिक और आपातकालीन ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। मतलब बैंक को, जैसे अभी देखा था ना, मेबोर के रूप में एक दिन के लिए चाहिए, वैसे ही मान लेते हैं बैंक को कुछ समय के लिए जल्दी में रुपए चाहिए, तो बैंक सीधे आरबीआई के पास जाएगा, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसी में आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आपातकालीन उधारी है ये, आपातकालीन उधारी के रूप में ही जाना जाता है। ब्याज दर क्या होता है, अब चूंकि आपातकाल में चाहिए तो आरबीआई को मौका मिल गया रुपए कमाने का, आरबीआई क्या कहेगा, नहीं, रेपो रेट से थोड़ा अधिक पे देंगे, क्योंकि बैंक को लेना ही है, तो रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा रहेगा। जैसे रेपो रेट 4% है, तो ये 4.25 के आसपास आ जाएगा, तो कुछ हो जाएगा थोड़ा। एमएसएफ के तहत ऋण रात भर के लिए प्रदान किया जाता है, यह सुविधा तात्कालिक होती है, जैसे मेवोर के टाइप का, ये वो भी एक दिन के लिए था, इसमें क्या है, रात भर के लिए प्रदान किया जा रहा है। तो एमएसएफ का उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य कि तरलता मार्केट में रहेगी, रुपए की कमी नहीं हो जा पाएगी, बैंकों की सुरक्षा बनी रहेगी। मान लो एकदम संकट आ जाता है बैंक, तो जब तक बैंक अपना एडजस्ट करेगी तब तक आरबीआई से रुपए ले लेंगे, वरना बैंक को दिक्कत हो जाएगी। केंद्रीय रूप में बैंक दर, केंद्रित रूप में ब्याज दर नियंत्रित हो जाएगा। अब ब्याज दर सरकार, मतलब जो आरबीआई है, उसे मान लो ब्याज दर को कंट्रोल करना है, तो वो मान लो जो रेट होगा उसे थोड़ा बढ़ा के देगा ब्याज, तो मार्केट में रुपए महंगा हो जाएगा, तो कोई लेगा ही नहीं। लेगा का मतलब है कम रेट, ज्यादा रेट पे होगा तो लोन कम लिया जाएगा। उपयोग कब किया जाता है इसका, वैसे एमएसएफ का, जब तरलता मार्केट में कम होती है, ब्याज में, बाजार में अस्थिरता होती है। तो ये हमने इसका देख लिया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक ए का एक बड़े कर्मचारी, बैंक ए ने एक बड़े व्यापारी लेन देन के लिए कई योजना बनाई है, लेकिन रातों रात उसे पैसे की जरूरत पड़ी है। मतलब लेन देन के लिए कई योजना बनाई, रुपए की जरूरत पड़ गई, अभी उसके पास विकल्प समाप्त हो गया है, फिर वो क्या करेगा, आरबीआई से पास जाएगा और एमएसएफ पे रुपए ले लेगा। तो ये मार्जिनल देख लिया हमने। दूसरा शब्द था एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब थोड़ा समझो, लिक्विडिटी जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, तरलता, मतलब मार्केट में कितना रुपए है कितना नहीं है, उसे एडजस्ट करना, ये फैसिलिटी है। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, चल निधि समायोजन सुविधा। चल निधि समायोजन सुविधा। तो एलएएफ एक प्रणाली है जो आरबीआई द्वारा बैंकों की तरलता की स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। एल एमएसएफ में रुपए दे रहा था, और इसमें क्या है, आरबीआई की नियंत्रित कर रहा है, आरबीआई किसकी, बैंक की तरलता को। एलएएफ के तहत बैंक को आरबीआई ऋण प्राप्त करने या आरबीआई को अपने पास से अतिरिक्त धन जमा करने की अनुमति मिलती है। मतलब क्या हुआ, बैंक को आरबीआई से ऋण प्राप्त करने या आरबीआई को अपने पास के अतिरिक्त धन को जमा करने की, बैंक को, मतलब मेन बात है, बैंक के पास ही रुपए जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी है ना। तो बाजार में तरलता नियंत्रण, एलएएफ का उद्देश्य बाजार में तरलता संतुलित करना है। यदि बाजार में धन की कमी होती है तो क्या हो जाएगा, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, रेपो रेट कहा जाता है। अगर बैंक बाजार में ज्यादा पैसा है तो आरबीआई क्या करेगा, धन से रिवर्स रेपो पर वापस ले लेता है, तो तरलता नियंत्रण ही तो हो रही। तो यही तो एडजस्टमेंट है, मतलब इसमें कोई एक टर्म नहीं है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इसी का पार्ट है। तो ये हमने देखा कि लिक्विडिटी एडजस्ट करनी हो तो रेपो रेट को कम या ज्यादा गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब कर सकती है कौन, आरबीआई। तो रेपो रेट के बारे में जानता है, जब बैंक रुपए, अब बैंक आरबीआई रुपए देता है किसे, बैंक को, अब महंगा देगा तो लोगों को महंगा मिलेगा, तो लोन कम हो जाएगा और मार्केट में रुपए कम हो जाएगा।
रिवर्स रेपो, तो ये सब एलएएफ का हिस्सा है। जबकि एमएसएफ एक खुद प्रकार का लोन है जो रात के लिए दिया जा रहा है, जबकि एलएएफ एक ऐसी निधि है जिससे क्या किया जाता है, एक नियंत्रण का प्रक्रिया है, समझ सकते हैं, जिसमें रेपो और रिवर्स रेपो जैसी दरों को कंट्रोल करके किया जाता है, तरलता की आपूर्ति को नियंत्रण किया जाता है। तो ये हमने समझा। इसके बाद है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद है अगला टर्म जो आएगा, अगला जो आर्टिकल है वो है वेज एंड मीन एडवांस को लेकर। तो वेज एंड मीन एडवांस को लेकर क्या है कि हाल ही में आरबीआई ने राज्यों और संघ शासित को अर्थोपाय अग्रिम सीमा को मौजूदा मतलब जो 47,000 करोड़ के आसपास था उसे 60 कर दिया गया है। तो अब देखते हैं वेज एंड मीन एडवांस को लेकर, इसे भी समझते हैं आसान भाषा में कि वेज एंड मीन एडवांस सिस्टम में जो स्कीम है आरबीआई द्वारा सरकार को प्रदान किए जाने वाली एक आपातकालीन सुविधा देता है। किसे? सरकार को। अभी एमएसएफ एलएएफ इन सब में बैंक और आरबीआई का चल रहा था। अब एमएस जो डब्ल्यूएमए है, वेज एंड मीन एडवांस, ये आरबीआई द्वारा सरकार को आपातकालीन सुविधा देता है जिसका उद्देश्य केंद्र या फिर राज्य सरकार दोनों हो सकती है, अस्थायी धन की कमी पूरा करने के लिए वित्तीय मदद मिलती है। तो क्या राज्य सरकारें ले सकती हैं वेज एंड मीन एडवांस के तहत आरबीआई से रुपए? या ऐसा पूछा है राज्य सरकारें आरबीआई से रुपए ले सकती हैं उधार? तो बिल्कुल वो हो सकता है ये। अब इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्चों को अस्थायी रूप से धन दे देना, क्योंकि बेज एंड मीड में सरकार रुपए ले रही, क्योंकि उसके पास उसे रुपए है नहीं योजना के लिए, तो धन मिल जाएगा। बजट घाटे को संतुलन करने में, तरलता की समस्या को दूर करने में। तो अस्थायी ऋण है जो, यह ऋण 24 घंटे से लेकर 90 दिन के लिए दिया जाता है, मतलब एक दिन से लेकर 90 दिन, क्योंकि 3 महीने का ही इनका फॉर्मूला होता है ज्यादातर, 3 महीने में बैठक होती है, 3 महीने, तो 24 घंटे से लेकर 3 महीने तक, मतलब 90 दिन तक ये स्कीम का फायदा लिया जा सकता है। तो एक नॉर्मल होता है, एक स्पेशल होता है। स्पेशल में है अतिरिक्त जो केंद्र सरकारी, वो क्या होता है कि केंद्र सरकारी खजाने से बचे हुए अतिरिक्त पैसों से आधार पर प्रदान किया जाता है। किससे? जो आरबीआई के पास अतिरिक्त पैसा बचा है उसे मिल जाएगा। तो बेस एंड मीन एडवांस हमने समझा इसके बारे में। सरकार खर्चों को पूरा करती है, खजानों में तरलता बनाए रखना है, क्योंकि मार्केट में रुपए रहेगा, सरकार के पास रुपए रहेगा तो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूर्ति कर पाएगा। तो ये हमने देखा। महत्व क्या है? अस्थायी वित्तीय सहायता मिल जाएगी, राजकोषीय नीति का समर्थन कर पाएंगे, तो ये देखा। एग्जाम्पल के रूप में इसे देखते हैं कि सोचो कि सरकार रवि नामक एक कलेक्टर को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नियुक्त करती है। तो डब्ल्यूएमए का एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रवि को सरकार कहती है, लेकिन बीच में ही रवि के पास पैसे खत्म हो गए। अब क्या करेगा वो? उसके पास कोई रास्ता नहीं, वो आरबीआई से तत्कालीन उधार ही मांगता है ताकि प्रोजेक्ट ना रुके। आरबीआई क्या करेगा? उसे उधार देगा आरबीआई, और अभी अगले महीने कुछ वापस करता है, रुपए चुकता करता है। यही है बेस एंड मीन एडवांस। सरकार को तुरंत धन प्राप्त करने में मदद करता है और उसकी योजनाओं में रुपए कम, मतलब कमी की पूर्ति कर देता है। तो अब ये समझ में आ जाएगा कि अभी क्या हुआ है। आरबीआई ने राज्य और संघ शासित जो प्रदेश हैं उन्हें जो बेज एंड मीन एडवांस में 47 करोड़ दिया था, 47,000, अब वो 60 दिया जा रहा है, थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है। अर्थोपाय अग्रिम के बारे में तो हमने देख ही लिया है कि ये प्राप्तियां और व्यय में तत्कालीन अंतर को पूरा, प्राप्तियां कम है व्यय ज्यादा है, तो जो अंतर आया डिफरेंस, मान लो 20 रुपए कम पड़ा, तो वो तुरंत आरबीआई से मिल जाएगा, तो पूर्ति कर देगा इसमें। तो ये एडवांस के रूप में काम करता है और सरकार लाभ उठाती है इसका। तो इसमें एक सामान्य होता है और विशेष वाला भी देखा था। और विशेष में क्या होता है? विशेष आहरण सुविधा एचडीएफ मिलता है सबसे पहले। अब इसमें क्या है? सबसे पहले किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश को विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किया जाता है, इसकी सीमा समाप्त होने के बाद उसे सामान्य दिया जाता है। तो जैसा कि हमने इसमें देखा था, लिस्ट में दिया था, इसे एक बार और समझ लेते हैं। नॉर्मल बेस एंड मीन में क्या था? एक सामान्य प्रकार की उधारी है जिसमें सरकार को तत्कालीन वित्तीय सहायता मिलती है और इसमें सरकार को निर्धारित सीमा तक उधार लेने की अनुमति। इसमें क्या है? मान लो आरबीआई ने लिमिट लगा रखी, 100 रुपए तक ही ले सकते हो और 20 दिन के लिए ले सकते हो, 20 दिन और 100 रुपए, तो इसी का फायदा मिलेगा इसे। ये सामान्य ही तो है, 20 दिन के लिए 100 रुपए ले सकते हो, ये सामान्य बात है। लेकिन स्पेशल में क्या होगा कि उधारी विशेष रूप से केंद्र सरकार से जुड़ा होता है, इसमें राज्य भी था केंद्र भी था, इसमें केंद्र सरकार से जुड़ा होता है, इसके लिए अतिरिक्त खजाना खोला
बोल दिया जाता है, अतिरिक्त उधार दी जाती है। तो वही चीज है यहाँ पे कि इन्हें विशेष आहरण सुविधा दी जाती है इसमें, विशेष वाले में। तो वही चीज आ जाएगी इसमें। सामान्य, अगर सामान्य तो है ही है नॉर्मल, तो ये हो जाएगा। विशेष वाले में ब्याज दर सामान्य ब्याज दर से कैसा होता है, अर्थोपाय अग्रिम ब्याज दर से कम होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए है, तो आरबीआई केंद्र से क्यों ज्यादा ब्याज लेगी। तो ये वाली बात है कि ब्याज दर सामान्य की ब्याज दर से कम होता है। ये सोचने में थोड़ा लग सकता है कि स्पेशल दे रहा है, पर चूंकि केंद्र सरकार को दे रहा है, इस वजह से ब्याज दर क्या है, कम वाला है। तो रेपो रेट से जुड़ी होती है ये ब्याज दर है, रेपो रेट के इर्द गिर्द ही होती है। तो वो है। अब राज्य और संघ शासित प्रदेशों के पास अर्थोपाय अग्रिम जो है, अर्थोपाय अग्रिम मतलब बेस एंड मीन एडवांस के अलावा ऋण प्राप्त करने के कुछ और भी साधन होते हैं। तो जैसे एसडीएफ ओवरड्राफ्ट सुविधा भी होती है। तो जो राज्य होते हैं केंद्र शासित हैं, वो क्या कर सकते हैं, वित्तीय समायोजन में मौजूद, जैसे उनके पास दो अधिकार और होते हैं, एक विशेष आहरण सुविधा जो होती है, और एक ओवरड्राफ्ट भी होते हैं। अब इन दोनों को समझते हैं, ओवरड्राफ्ट सुविधा और एसडीएफ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरड्राफ्ट एसडीएफ वाला। तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड की परिभाषा। तो उदाहरण के लिए इसे देखते हैं कि उदाहरण के लिए बैंकिंग संरचनाओं, आर्थिक नीति और विकास की योजनाओं में सुधार करने के लिए कोष का उपयोग किया जाता है। तो जो अभी हमने देखा था, जो बेस एंड मीन में, वो किस लिए था, योजना के गैप को पूरा करने के लिए। योजना में रुपए कम पड़ा, उसके गैप को पूरा करने के लिए, मान लो 20 रुपए की जरूरत पड़ी, 100 दिन के लिए वो दे दिया गया। या फिर स्पेशल वाले में क्या था, सरकार को ज्यादा मिलेगा। अब एसडीएफ में, स्ट्रक्चरल में क्या है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड में, कि बैंकिंग संरचना, आर्थिक नीति और विकासात्मक में सुधार करना है, उसके लिए। तो एसडीएफ जो है स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, तो एक विकासात्मक कोष होता है जो विशेष रूप से संरचना विकास और आर्थिक सुधारों के लिए दिया जाता है। जैसे मतलब क्या होगा, आर्थिक सुधार, संरचना का विकास में क्या हो सकता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट पूरा करना है, विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इन सब के लिए इसका यूज किया जाएगा। जबकि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की परिभाषा क्या होगी कि ओवरड्राफ्ट का मतलब अधिकार से अधिक क्रेडिट सुविधा है। जैसे होता है ना कि एक ग्राहक है, ग्राहक के पास 100 रुपए बैंक में डले, पर वो 120 निकाल सकता है वो बैंक से, क्योंकि बैंक उसे ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी है, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है। तो वही बैंक अपने ग्राहक को उन खातों में उपलब्ध राशि से अधिक पैसा निकालने की अनुमति देती है। बैंक मतलब व्यक्ति पैसा लेगा, तो सरकार वो क्या करेगा, ज्यादा ब्याज भी तो चुकाएगा जब वो स्पेशल लेगा। उद्देश्य क्या होता है, धन के संकट को, जैसे एकदम किसी को जरूरत पड़ी, तो ओवरड्राफ्ट के तहत वो ज्यादा निकाल सकता है। ब्याज दर क्या होता है, तो ओवरड्राफ्ट ब्याज दर वसूल, मतलब बैंक को ब्याज दर मिलता है, और ब्याज दर मिलेगा तो बैंक को तो यही चाहिए होता है। तो अब दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कल्पना करो एसडीएफ का और ओवरड्राफ्ट का। एसडीएफ है वो आरबीआई का एक निर्माण कंपनी है, मतलब आरबीआई एक निर्माण कंपनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसे करना है, आरबीआई को ही। तो आरबीआई एक निर्माण कंपनी है जो भारत के आर्थिक ढांचे को सुधारना चाहती है। और आर्थिक ढांचे का मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम को सुधारना, तो इसके लिए रुपए लगेगा। तो निर्माण सामग्री लाती है, वो विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री लाएगी। ये एसडीएफ से पैसे लेकर ही किया जाएगा, तो ये क्या कहेगा, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओवरड्राफ्ट का सोचें तो अगर एक इंसान एक क्या है, एक इंसान है, उसके पास 1000 का बैलेंस है, उसे 1500 की जरूरत है, तो 500 बैंक से उधार लेगा, और जैसे ही उसकी सैलरी आएगी वो उसे लौटा देगा और ब्याज भी दे देगा। तो ये हो गई ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो ये अब हमें समझ में आया होगा कि ये वाला क्या हुआ है इसमें एसडीएफ में, कि एसडीएफ और ओवरड्राफ्ट में क्या है, तो कंसोलिडेटेड स्टेट फंड वाला, और गारंटी रिडेम्पशन है, और ऑक्शन ट्रेजरी, मतलब कई तरीके से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो आरबीआई के पास रखी गई मेन बात है ये विशेष आहरण सुविधा। क्या आरबीआई विशेष रखता है कि जब स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना हो, विशेष वाला है, तो क्या करना होता है, एसडीएफ का फायदा लेंगे। और ओवरड्राफ्ट मतलब किसके किसके लिए, एसडीएफ केंद्र सरकार के लिए। विशेष है ना, ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि विशेष आहरण सुविधा, मतलब लगातार 14 दिनों तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकती है सरकार। राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, संघ राज्य हों, 14 दिन तक ओवरड्राफ्ट, मतलब अपने लिमिट से ज्यादा रुपए आरबीआई से ले सकते हैं। ये हो गई ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो हमने दो तीन टर्म इसमें देखी है। एक विशेष बेज एंड मीन एडवांस देखा था जो केंद्र सरकार के लिए स्पेशल होता है, तो ये वाली चीज है। और इसमें जो विशेष वाले में था, एक कोलेटरल रखकर राज्य इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। वैसे किसके लिए होती है, केंद्र सरकार के लिए, पर कोलेटरल रखे मतलब कुछ गिरवी रख के राज्य सरकार भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद है अगला, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में देखें
तो इसके बारे में भी पहले हम देखते हैं। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक है जो यह बताता है कि बैंक ने ग्राहकों को दिए गए कर्ज का अनुपात उसके जमा अनुपात के मुकाबले कितना है। नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे समझते हैं। मान लो 100 रुपए बैंक के पास लोगों ने रुपए जमा करके रखे थे। बैंक ने उसमें से 70 रुपए लोन में दिए हैं कि 80 रुपए लोन में दिए हैं कि 50 रुपए लोन में दिए। तो जो लोन की संख्या है प्लस में उसके पास जमा, इसका ही जो अनुपात होता है वही है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। केवल इतना सा है ये। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अब इसमें क्या होगा, टोटल लोन और टोटल डिपॉजिट इंटू 100, क्यों परसेंटेज में निकालना। मानो 100 रुपए लेके रखा है बैंक ने, मतलब लोगों ने जमा करके रखा है हम सबने 100 रुपए, बैंक ने उसमें से 70 रुपए लोन में दे दिया है। तो 70 रुपए लोन में दे दिया है तो 70 का 70 क्या हो गया, 70% हो गया इसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अब 50 के बैंक के पास 100 रुपए है और उसने 50 ही लोन में दिया है, तो कितना हो गया, 50% हो गया। तो अगर उच्च एच डी आर सी डी आर है, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर उच्च है, तो इसका मतलब क्या है, बैंक ब्याज जो है, बैंक ऋण जो है ज्यादा दे रहे हैं, कि बैंक ज्यादा ऋण दे रहे हैं, क्योंकि 70% है ना, 100 में से 70 अगर ब्याज पे उठा रहे हैं तो बैंक ज्यादा ऋण दे रहा है। और अगर ये 50 था तो 50 कब था, जब 50% ही दे रहे थे। तो अगर जो सी डी आर कम है तो मतलब बैंक कम लोन दे रहे हैं, सी डी आर ज्यादा है तो मतलब ज्यादा बैंक लोन दे रहे हैं। इसी को घुमा के स्टेटमेंट में कैसे पूछा जा सकता है कि सी डी आर जो होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो कम होता है जब बैंक लोन अधिक देता है। ऐसा कुछ घुमा के पूछा जा सकता है। तो बैंक की लिक्विडिटी स्थिति सी डी आर को अधिक रखने का मतलब क्या होता है कि बैंक अधिक ऋण दे रहा है। इससे एक तो अच्छी चीज क्या है, बैंक के लिए, बैंक को फायदा तो ज्यादा होगा, पर अगर स्थिति खराब हो जाती है तो इसका घाटा भी है, क्योंकि बैंक को लोन लौटाना पड़ सकता है। तो ये आर्थिक स्थिति और नीति क्या है, उच्च सीडीआर जो है वो यह संकेत देता है कि बैंक अर्थव्यवस्था में अधिक सक्रिय रूप से ऋण दे रहा है, अधिक सक्रिय रूप से ऋण दे रहा है। तो ये वाला देगा। उदाहरण देखते हैं कि मान लो कि एक बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा है और उसमें से 80 करोड़ रुपए वो कर्ज दे देता है, जैसा कि हमने देखा था। तो 80% उधार हो गया। दूसरा क्या है कि इधर देखे हैं तो उच्च सीडीआर का मतलब क्या है, बैंक अधिक ऋण दे रहा है, और जिससे बैंक की लिक्विडिटी तो कम हो जाती है, लेकिन मार्केट में ज्यादा रुपए पहुंचेगा और बैंक की अधिक वृद्धि होगी, बैंक की अधिक वृद्धि की दिशा में काम करेगा, क्योंकि बैंक को ज्यादा रुपए मिलेगा। और लो का मतलब क्या हुआ, बैंक ने अपनी जमा का कम हिस्सा लोन में दिया है। बैंक के पास तो अब की बार लिक्विडिटी ज्यादा है, बैंक के पास 50% रखा है, लेकिन ऋण धीमा होने से मार्केट में क्या है, रुपए कम हो जाएगा। तो ये सीडीआर है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया पूरा। तो अब इसे देखते हैं। तो उच्च अनुपात है, अभी क्या है, उच्च अनुपात है। आरबीआई ने कहा है बैंकों से कि भाई तुम्हारे पास तो उच्च अनुपात है, इसे कम करो थोड़ा। उच्च अनुपात का मतलब बैंक अभी क्या कर रहे हैं, 100 में से 70-80% दे रहे हैं। अब सोचो किसी दिन कोई स्थिति खराब हो जाए, लोग रुपए ले निकालने आ जाए, या बैंक कुछ डूबे, तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा है कि उच्च ऋण का जो एचडीआर है, वो सीडीआर है तुम्हारा, वो क्या करना है, कम करना है। तो ऋण जमा अनुपात आप समझ में आ गया होगा कि किसी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा का जो ऋणों का प्रतिशत है वो इसमें दिखाता है। तो ये हमने समझ लिया है। अब जैसे इसमें जो रियल डाटा है वो थोड़ा देखते हैं। जैसे 2005 में अनुपात जो था वो 78.8% के आसपास हुआ करता था, पहुंच गया, चरम पर पहुंच गया था। 75 से अधिक एक निजी क्षेत्र, मतलब 75 से अधिक जो है बैंक निजी क्षेत्र के बैंक थे इनमें भी। तो ज्यादा लोन कौन देगा, निजी क्षेत्र के बैंक। क्यों, सोचो, निजी क्षेत्र के बैंक किस लिए काम करते हैं, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट उन्हें कब होगा, जब वो ज्यादा लोन देंगे। तो वो 78% तक हाईएस्ट अभी तक लोन दिया जा चुका है। तो ये है उच्च का अनुपात और निम्न का अनुपात। ये सारे हमने अब समझ लिए हैं कि उच्च क्या होता है, निम्न क्या होता है। अगला है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब ये क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसे देखते हैं। तो इस सूचकांक का उपयोग क्या है, जिसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि देश में मतलब लोगों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच कैसी है। नाम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर हम इसे जब इकोनॉमी पढ़ते हैं नॉर्मल में, तो इसे पढ़ते हैं वित्तीय समावेशन जैसे शब्द आते हैं। तो ये वही टर्म है, वित्तीय समावेशन वाला, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। वित्तीय समावेशन, और इन शब्द का अर्थ क्या होता है कि गरीब और उपेक्षित वर्ग को बैंकिंग, ऋण और बीमा सुविधाएं दी जाती हैं, इसे ही कहते हैं वह फाइनेंशियल इंक्लूजन। चूंकि ये इंडेक्स है तो ये इंडेक्स क्या करेगा, उन सबको एक डाटा जारी करके दिखाएगा। तो ये है, इसमें प्रमुख घटक कौन से हैं, तो किस किस आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया। आधारभूत बैंकिंग सुविधाएं, मतलब लोगों के पास क्या बैंकिंग सुविधाएं हैं, जैसे अभी अपने यहाँ जन धन सुविधाएं हैं। ऋण सेवाएं हैं, क्या उन्हें लोन मिलता है। उनके पास बीमा सुविधाएं हैं जीवन और स्वास्थ्य के लिए। पेंशन
सुविधाएं हैं, डिजिटल सेवाएं हैं, मतलब भीम यूपीआई ये सब चला पाते हैं, तो ये सारी चीजें होंगी तभी माना जाएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में अच्छा घटक है। तो इससे लाभ क्या हो जाएंगे, अब सोचो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अगर सही है तो समावेशी विकास हो रहा है देश से, यही तो चाहता है सरकार कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सबके पास प्रॉफिट हो, सबके पास बैंक खाते हो, ये सारी चीजें हो, और नौकरी और व्यवसाय में क्या हो जाएगा, इससे वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अवसर सबको मिलेगा तो नौकरी और इन सब में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ऋण वित्तीय सेवाएं अब आसानी से मिलेंगी। सबके बैंक में अगर मान लो खाते हैं तो उन्हें ऋण ऋण सुविधाएं आसानी से मिलेंगी, वित्तीय सुविधाएं आसानी से मिलेंगी, तो सबका वित्तीय समावेशन से नौकरी व्यवसाय फिर से चलने लगेगा, गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, सब लोग बैंक से जुड़े होंगे, तो वित्तीय सुविधाएं सरकार कई बार जो डायरेक्ट बेनिफिट देती है वो सारी चीजें मिलने लगेंगी। मूलभूत वित्तीय साक्षरता, अब मूलभूत का बेसिक जो वित्तीय साक्षरता, मतलब लोगों को साक्षरता इतनी है कि खाते वगैरह और ये सब रुपए वगैरह, तो उन्हें सशक्तिकरण में ये क्या देगा, योगदान देगा। भारत में वित्तीय समावेशन के बारे में देखें तो आरबीआई ही प्रयास करता है, इसके लिए कई सारी योजनाएं भी चलती हैं, जैसे जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो सस्ते लोन है 10 लाख तक का, उसके बाद है डिजिटल इंडिया, ये सारे प्रोग्राम सरकार चलाती है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रमेश का बैंक में खाता भी नहीं है, ना उसके पास कोई ऋण सुविधा है, खाता नहीं है तो ऋण कहाँ से ले लेगा, वह वित्तीय समावेशन से दूर है, तो उसका अंक कैसे हो जाएंगे, वित्तीय समावेशन इंडेक्स में उसके अंक काट लिए जाएंगे, कम कर दिए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, उसका क्या है, उसके पास बैंक खाता और सारी चीजें, उसके नंबर कैसे आएंगे, इंडेक्स में ज्यादा आ जाएंगे। तो ये हमने देखा, तो वित्तीय समावेशन सूचकांक अब समझ में आया होगा कि बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक ऐसे क्षेत्र में शामिल करेगा ये सब। इसमें कुछ जीरो से लेकर, चूंकि इंडेक्स है तो इसमें मानक क्या है, ये सारी चीजों को शामिल करेगा। 0 से 100 के बीच में दिया गया, 100 का क्या है, पूर्ण अपवंचन, एक्सक्लूजन, कुछ नहीं है उस व्यक्ति के पास पता, और 100 जीरो में मतलब कुछ नहीं है, ना उसके पास बैंकिंग सुविधा की जानकारी है, ना खाता है, ना बीमा है, ना कुछ। 100 का मतलब पूर्ण समावेशन है, पूर्ण समावेशन। उसके बाद है कि यही प्रतिवर्ष जुलाई में ये प्रकाशित किया जाता है, वित्तीय समावेशन सूचकांक, ये हमने देखा। अगला है आरबीआईओएस, आरबीआईओएस का मतलब रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। अब जैसे ही ओम्बुड्समैन नाम सुना होगा, याद आ गया होगा पॉलिटी का टॉपिक, लोकपाल, तो वही है ये रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो हम पढ़ते हैं 2013 के अधिनियम के तहत गठित हुआ था ये सब, तो लोकपाल क्यों आते हैं, जो पॉलिटी वाले लोकपाल थे, तो पॉलिटी में लोकपाल ये पढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार वगैरह को रोकने के लिए सही से प्रशासन चलता रहे, इस सब वजह से 2013-14 में लोकपाल अधिनियम आया था। पर ये किसका लोकपाल अधिनियम है या योजना, ये आरबीआई का है। ये आरबीआई की एक योजना है कि बैंकों में भी तो ये चीजें होती हैं, तो शिकायत निवारण तक बैंकों में काफी शिकायतें होती हैं, तो 2021 में ये स्टार्ट किया गया था। मतलब जो पॉलिटी वाले पढ़ते हैं लोकपाल वो 13-14 का था, ये कब आया है स्टार्ट, जो आरबीआई वाला है ये 2021 में आया था, ताकि जो शिकायतें वगैरह होती हैं उनका निपटारा सही से हो सके। तो ये हमने समझा, वैसे थोड़ा समझते हैं। तो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम का उद्देश्य क्या है, ग्राहकों को आसान शिकायत, न्याय पारदर्शी बनाना और प्रभावी नियंत्रण करना है। ओम्बुड्समैन फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जिसका उद्देश्य स्वयं नियामक संगठनों को पहचान देना है, मतलब ऐसे संगठन जो स्वयं नियम बनाते हैं और उनका पालन करते हैं, और उन संगठनों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं और सेवाओं के संचलन में स्वायत्ता और संरचनात्मक दक्षता को बढ़ावा देता है। मतलब जब अच्छी सारी रेगुलेशन होगा तो दक्षता बढ़ेगी कि नहीं, तो रेगुलेटर्स अच्छे होंगे तो सारी योजनाएं बढ़िया होंगी। उद्देश्य क्या होगा, तो सबसे पहला क्या, स्वनियामक संगठनों की पहचान करना जो नियम फॉलो करते हैं, वित्तीय संस्थाओं को स्वायत्ता देना, मतलब स्वतंत्रता देना, दक्षता बढ़ाना और उन पर निगरानी रखना, क्योंकि निगरानी रखना मेन है। उसके बाद है इसमें एक टर्म आया, इसमें ये देख लिया हमने, तो इसमें एक बार नजर मारते हैं कि 2023-24 में रिपोर्ट जारी करी गई है। जो पहली एक रिपोर्ट आई है, पहली विशिष्ट रिपोर्ट है 2022-23 की है। तो रिजर्व बैंक लोकपाल 2021 में आया था, ये भी हमने देख लिया। गठन कब हुआ था, तो गठन क्या है, आरबीआई द्वारा बैंकिंग अधिनियम जो आया था 1949, उसके बाद आरबीआई अधिनियम, आरबीआई का एक अधिनियम बैंकिंग वाला लेके आया था आरबीआई, 49 में अधिनियम आया था बैंकिंग अधिनियम, बैंकों का गठन हुआ था ना इससे। उसके बाद आरबीआई अधिनियम 1934 और भुगतान
भुगतान एवं निपटारा अधिनियम 2007 के तहत इसे शक्तियां मिली हुई हैं। तो शक्तियां इन 3 अधिनियम के तहत इसे मिली हैं। उद्देश्य हमने देख ही लिया, सेवाओं की जो कमी है, ग्राहकों की शिकायत है, उन सबको देखना है। कवरेज क्या होगा, सभी वाणिज्यिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक या अनुसूचित बैंक, मतलब सारी बैंकों की ये देखेगा, चाहे सहकारी बैंक तक क्यों ना हो। 50 करोड़ और उससे अधिक जमा आकार वाले जो सहकारी बैंक होंगे उन्हें भी देखेगा। तो ये देखा। उसके बाद ऐसे सभी जो एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है, उनकी जमा स्वीकार करने या ग्राहक से लेन देन के अधिकृत जो है उनको भी देखा जाएगा, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है। तो एक आर्टिकल इसमें है आगे चल के, अभी एनबीएफसी वो हम देखेंगे ये क्या होता है। उसके बाद है पोस्ट पेमेंट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, मतलब सारे अधिकार वगैरह सारी चीजें इसमें कवरेज करता है। मतलब भुगतान प्रणाली होती है ना, जो भीम भीम वगैरह, उनमें कोई दिक्कत और ऐसी चीजें, तो पेमेंट सिस्टम में भागीदारी मतलब बैंक की कैसी है, बैंक का सर्वर कैसा, सारी चीजें ये भी देगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन भी सारी चीजें देनी है। तो ये लोकपाल की नियुक्ति, आरबीआई अपने अपने एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोकपाल और उप लोकायुक्त नियुक्त करता है। मतलब आरबीआई ही अपने में से कर लेता है, सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आरबीआई करेगा। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कौन कर रहा है, आरबीआई। दूसरा है कार्यकाल क्या रहेगा, एक बार में अधिकतम 3 साल के लिए होता है, शिकायतों का निपटारा करता है, ये हो गया। उसके बाद है अगला आर्टिकल है विनियमन संस्थाओं में स्व विनियमन संगठनों को मान्यता देने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई ने क्या किया है, विनियामक संस्थाओं को, स्व विनियम जो संगठन संगठन होते हैं, मतलब स्वयं से अपने नियम पालन को बन करते, उनको मान्यता देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाया है, एसआरओ। तो एसआरओ के बारे में देखते हैं। तो ऐसा इस ढांचे का उद्देश्य क्या है, स्वयं नियामक संगठन, वित्तीय संस्थाएं, मतलब मेन बात है वित्तीय संस्थाओं से को एक ऐसे संगठन और स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान करना जिससे भी अपने सदस्यों को के लिए अपने नियम और प्रक्रियाओं को लागू कर सके। मतलब ऐसे क्या होता है कि अब मान लो आरबीआई सरकार ने कुछ नियम बना दिए, अब हर जगह तो लागू हो नहीं सकते सेम। तो एसआरओ का मेन उद्देश्य क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे नियम ये संस्था बना सकते हैं और इन्हें मान्यता दी जाएगी अगर वो अपने सदस्यों के लिए सही नियम का पालन करेंगे। तो ये, तो नियामक और वित्तीय संस्थाओं के बीच इससे क्या हो जाएगा, संतुलन बनेगा, सब सही सा रहेगा। नियम का निर्माण ये कर सकते हैं, निगरानी प्रक्रिया हो सकती है अपने सदस्यों की। नियम के उदाहरण कैसे, जैसे आचार संहिता हो सकती है। आचार संहिता का मतलब ऑफिस में यही रेगुलेशन है या कंपनी में ये रेगुलेशन है, इन आचरण का क्या करना है, नियमों का पालन करना है। ऋण नियम, लिक्विडिटी अनुपात बना रहना, ये सारे खुद से फैसले लिए जा सकते हैं। संगठन इससे क्या हो जाएंगे, अधिक स्वायत्त हो जाएंगे, उनकी अपनी नियमावली होगी, अधिक स्वतंत्र होंगे, तो लचीलापन होगा काम में। साथ ही जवाबदेही भी, खुद चूंकि जवाब देना है तो खुद से क्या हो जाएगा, अपने नियम सही से पालन करेंगे। स्वनियमन संगठन, तो एसआरओ वे संगठन है जो स्वयं अपने सदस्यों की निगरानी करते हैं। हमने बार बार देखा एसआरओ मतलब सेल्फ रेगुलेटरी है, तो अपने सदस्यों की निगरानी करते, नियमों का पालन करते हैं। तो वही निगरानी, शिकायत, समाधान, सारी चीजें देख ली हमने इसमें। तो एसआरओ के बारे में, तो ये नियमों का पालन, लघु संस्थाओं का समर्थन करेंगे, अपने सदस्यों का अभिव्यक्ति के रूप में भी काम करेंगे। मतलब सामूहिक अभिव्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति को संस्था वगैरह में अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा। क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारी एकत्रित किया जाएगा, जिस एरिया में अनुसंधान, रिसर्च डेवलपमेंट, संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। पात्रता क्या है एसआरओ के गठन की, तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गैर लाभकारी पंजीकृत एक गैर लाभकारी के रूप में इसका गठन किया जाएगा एसआरओ का। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में इसका, इसके इनकी पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए। मतलब ऐसा ही थोड़ी ना कोई कंपनी इसमें सेल्फ में आ जाएगी, वरना सब पे रेगुलेट तो आरबीआई करेगा। अगर तुम्हें सेल्फ पे करना है तो उसकी एक पर्याप्त नेटवर्क होनी चाहिए, शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि, मतलब अब अनेक क्षेत्र के प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए। विशेषताएं क्या होनी चाहिए, पर्याप्त अधिकार होने चाहिए, मेंबरशिप एग्रीमेंट होने चाहिए, गवर्नेंस मजबूत होनी चाहिए, ऐसी संस्थाएं इसमें आएंगे। तो ये है आर्टिकल्स और एसोसिएशन नियम वगैरह, मतलब वो आचार संहिता देखा था ना, वो बना होना चाहिए। निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 स्वतंत्र अध्यक्ष, स्वतंत्र सदस्य भी हो 1/3। इसके साथ ही आरबीआई द्वारा जारी नियम निर्देश सर्कुलर का पालन करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ तक देखा। अगले जो वीडियो होगी उसमें हम यूनिवर्सल बैंकिंग से शुरू करेंगे।